हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर 2 के बाद हमारी सारी रिवीजन वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को। आप लोगों को रिवीजन वीडियोस के लिंक कहां पे मिल जाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में एक ही लिंक मिलेगा, उसे चेकआउट कीजिए। उस लिंक के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी और फाइल में आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स May 24 के मिल जाएंगे, चाहे वो फ्री रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिवीजन वीडियो हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट हैं। आप एसएम की बुक भी बाय कर सकते हैं और साथ साथ में mocktestpepes.com पे जाके ऑडिट और एसएम के 3 डे और 2 डे चैलेंज भी ले सकते हैं। सब कुछ डिटेल में आपको मैं नीचे बता दूंगा और वो वीडियोस जो अपलोड करी थी इसके रिगार्डिंग वो भी देख लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, एसएम की सारी वीडियोस देख लीजिए। हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया तो भाइयों edu91.org अपने जूनियर्स को, अपने साथियों को रेफर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओके गाइज, तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन। चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर बच्चों हमारे पास क्या क्या है। नाम है इसका स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि बेटा सारी बातें छोड़ो और सीधा सीधा फोकस करो किस पे? टॉपिक वाइज चलो, टॉपिक वाइज। राइट, आप टॉपिक वाइज चलेंगे ज्यादा कामयाब रहेंगे। तो ये रही चैप्टर 2 की रिवीजन वीडियो पार्ट 1। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि भाई स्ट्रैटेजी और बिजनेस एनवायरनमेंट के बीच में जो है वो क्या रिश्ता जो है वो होने वाला है। बेसिकली यहां पे आपको समझाया गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, तो हम भी सबसे पहले वही पढ़ लेंगे कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। फर्स्ट टॉपिक हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बेटा? एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस सिचुएशन जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं डिसीजन में, प्लानिंग में और ऑपरेशन में। फिर से बोलता हूं, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं डिसीजन में, प्लानिंग में और ऑपरेशन में, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, ये डायनेमिक है, कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग है और सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है ऑर्गेनाइजेशन का उस पर डिपेंड करती है। मैं तीनों बातें दोबारा रिपीट करूंगा, एग्जाम में बच्चों ये आ सकता है। और याद रखिए एक रिक्वेस्ट है, टॉपिक वाइज चलिएगा, टॉपिक वाइज, अदरवाइज आप लोग खो जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है बेटा? एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसका इफेक्ट आता है बिजनेस के डिसीजंस पे, प्लान्स पे, ऑपरेशंस पे। डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है, कॉम्प्लेक्स है और कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग है। सक्सेस डिपेंड करती है किसके ऊपर? रिलेशनशिप कैसा है एक ऑर्गेनाइजेशन का अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ। दूसरी बात बच्चों, इनकी क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन होती रहती है। किन की बेटा? क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन किसकी होती है? बिजनेस की और बिजनेस एनवायरनमेंट की। और इस इंटरेक्शन से क्या बिजनेस को मदद मिलती है? आंसर इज यस। हमने एक क्लास में भी याद करे थे। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, मीटिंग द कंपटीशन एंड लास्ट में इमेज बिल्डिंग। ओके, फिर से बोलता हूं, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, डायरेक्शन, ग्रोथ, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, मीटिंग कंपटीशन एंड व्हाट? इमेज बिल्डिंग। ओके, एक बार और रिपीट कर दीजिए। सबसे पहले बच्चों क्या हेल्प मिलती है? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को ढूंढने में। फिर इसी से डायरेक्शन फॉर ग्रोथ मिलती है। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती रहती है, कंपटीशन को मीट कर पाते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इमेज बिल्डिंग में भी हेल्प मिल जाती है। आ जाइए। देन इसके बाद टू फ्लरिश, ये बात बच्चों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि यही सारी बातें पलट के यहां पे लिख दी गई हैं। एक बार रीड करवा देता हूं। टू फ्लरिश, बिजनेस को क्या करना है? अपने आप को अवेयर रखना है, असेस करना है और रिस्पॉन्ड करना है जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हैं एनवायरमेंट के अंदर, राइट, ताकि वो उनको हैंडल कर पाए, अडॉप्ट कर पाए। कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएट करना है एनवायरमेंट को और मॉडिफाई करने अपने ऑपरेशंस को अपने एनवायरमेंट के हिसाब से। ओके, तो ये आप रिवीजन वीडियो में एक बार रीड कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसकी कोई डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है, हाँ, लेकिन ये बच्चों ये पार्ट और ये पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाइए। फिर हमने देखा कि भाई इन्होंने पहले माइक्रो एनवायरनमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन माइक्रो पढ़ाया नहीं, फिर ये ले गए सीधे मैक्रो पे और मैक्रो के वेरिएबल्स पढ़ाना शुरू कर दिए। मैं फिर से बोलूंगा, एसएम में होना है कामयाब, टॉपिक वाइज चलते जाओ बच्चों, टॉपिक वाइज चलते जाओ। जब इंटरकनेक्टिविटी बनानी होगी मैं खुद बता दूंगा। माइक्रो स्मॉल एरिया से डील करता है, इमीडिएट एनवायरनमेंट की बात करता है, इमीडिएट पेरिफेरी की बात करता है, इंटरनल भी बोलते हैं हम लोग इसको। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है रेगुलरली और डायरेक्टली। अच्छा, क्या क्या चीजें आती हैं? रैंडमली सिर्फ एक बार सुन लो, सप्लायर आता है, कस्टमर आता है, ये दोनों तो आ ही गए। कॉम्पिटिटर भी आता है, कम ऑन, सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर और मार्केट इंटरमीडियरीज। ये सब अभी बेकार होने वाला है। क्यों बेकार होने वाला है बेटा? आप चैप्टर 3 में जाएंगे, उसमें बहुत डिटेल में मैं आपको इसके वेरिएबल्स पढ़ाऊंगा, राइट। इश्यूज टू बी एड्रेस, इंप्लॉय से रिलेटेड इशू एड्रेस करने हैं, कस्टमर से रिलेटेड इशू एड्रेस करने हैं, फाइनेंस कहां से आएगा ये इशू एड्रेस करना है, सप्लायर और उनके साथ आपके जो इशूज हैं वो एड्रेस करने हैं, लोकल कम्युनिटी से रिलेटेड इशू एड्रेस करने हैं और कॉम्पिटिशन से इशू रिलेटेड इशूज एड्रेस करने हैं। एक बार दोबारा बोल देते हैं। पहले तो याद रखो, सप्लायर कस्टमर तो परमानेंट है ही, इंप्लॉय भी ऐड हो गया, 3 तो इश्यूज हो ही गए हमारे पास, सप्लायर, कस्टमर, इंप्लॉय। अच्छा जी, और कौन, और क्या हो गया? पैसा कहां से आएगा, यानी फाइनेंस हो गया, राइट। पैसा कहां से आएगा, यानी कि फाइनेंस हो गया। देखो 3 तो मैंने ये निकाल दिए, ये आ जाओ जी। फिर उसके बाद पैसा कहां से आएगा? कम्युनिटी और डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। इवन कॉम्पिटिशन भी पहले से हमें पता ही था। एक बार दोबारा से बोलते हैं, सप्लायर कस्टमर पहले से थे ही, इंप्लॉय को और जोड़ दो,
और लोग कौन आए? कम्युनिटी वाले। फिर कौन आया? कंपटीशन वाले। और लास्ट में बच्चों क्या आ गया हमारे पास? वेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस। डन, इजी। आइए देन, तो फैक्टर्स इन माइक्रो एनवायरमेंट किस में मदद करते हैं? ये आपको रिलेट करते हैं मैक्रो एनवायरमेंट के साथ। कोई काम की बात नहीं, आगे बढ़ देते हैं। एलिमेंट्स में बच्चों हम सब एलिमेंट्स के नाम याद अपने आप ही हो जाएंगे। हम सबसे पहले पहला एलिमेंट कवर कर लेते हैं। वो कौन सा एलिमेंट है? कम ऑन टेल मी। डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक एलिमेंट, कीवर्ड याद रखें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। क्या करेक्टरिस्टिक बच्चों? जैसे कि एज, जैसे कि जेंडर, जैसे कि इनकम लेवल। तो एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, किस पोजीशन पे वो काम करते हैं। गुड़गांव की बात करो बच्चों, आपको सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो भाई साहब कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर हैं। ज्यादातर लोग जैसे मिलेंगे गुड़गांव के सेक्टर्स के अंदर जो अपार्टमेंट्स बने हैं उनके अंदर। कम ऑन, यस और नो? बोलो हाँ के ना। राइट, तो एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, जॉब पोजीशन, रीजन। अच्छा जी, ये बच्चों इनकी नॉलेज क्या बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है? आंसर इज यस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बिजनेस के लिए क्या? नहीं, इकोनॉमिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखें बच्चों, यंग पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन साइज, एंड इसलिए मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ओके, देन इशू क्या आते हैं बच्चों? यहाँ पे इश्यूज क्या आते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। डेमोग्राफी मार्केट के ट्रेंड पे, मार्केट के साइज पे इंपैक्ट डालती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट प्रेजेंट करती है। डेमोग्राफी मार्केट के साइज पे इंपैक्ट डालती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को जो है प्रेजेंट करती है। और इशू सबसे बड़ा यही है, इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना। कम ऑन, इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ। देन इसके बाद बात करते हैं सोशो कल्चर एनवायरमेंट की। सोशो कल्चर एनवायरमेंट की लाइन क्या है बच्चों? जैसे वहां पे थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, जैसे कि ट्रेडिशन, वैल्यू, बिलीफ, एथिक्स, स्टेट ऑफ सोसाइटी, एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कैसे समाज जो है वो बटा हुआ है, क्या कोई बहुत एक्सट्रीम इनइक्वालिटी तो नहीं है इनकम में। ये सारी चीज़ें आपके सोशो कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो बना देती है। जैसे आपने जितनी भी बॉलीवुड की मूवीज़ पुरानी देखी होगी, तो भाई साहब एक कौन होता था? जमींदार। फिर जमींदार जो है वो उधार दे देता था किसी को, फिर उसका उधार देते थे, वो मर जाता था, फिर उसका बेटा भी उधार के जो है वो उतार रहा होता था, फिर वो बेटा बदला लेता था। राइट, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो दिखाया जाता था। आइए प्लीज, तो सोशल ट्रेडिशन, वैल्यू, बिलीफ, एथिकल स्टैंडर्ड, स्टेट ऑफ सोसाइटी एंड एक्सटेंट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये हो गया कॉम्प्लेक्स ग्रुप फैक्टर। सेम लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है। क्या इनकी नॉलेज भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी? बोलिए हाँ के ना। आंसर इज यस। डेमोग्राफी से कैसे डिफरेंट है बेटा? क्योंकि ये बात करते हैं बी, बीफ नहीं खाएंगे, ये हमारा बिलीफ है और बिहेवियर है। कम ऑन, याद है आप लोगों को? तो बिहेवियर एंड बिलीफ सिस्टम से डील करते हैं। और याद रखिए बच्चों, कोर बिलीफ परसिस्टेंट रहते हैं, बिजनेस इनको चेंज नहीं करता है, बिजनेस इनके हिसाब से चेंज होता है। तो कोर बिलीफ ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी टेंड टू बी परसिस्टेंट। इट इज डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू चेंज दीज कोर वैल्यूज। Business have to adjust social norms and beliefs, has to adjust according to the social norms and belief to operate successfully. Example क्या है बेटा? McDonald's. It adjusted itself as per the beliefs of the India to operate successfully in India. Is that clear? वो दिन दूर नहीं जिस दिन छोले भटूरे फ्लेवर बर्गर आपको मिल रहे होंगे। बोल दो हाँ के ना। आ जाओ जी। देन उसके बाद कौन कौन से एरियाज में इफेक्ट डालता है? वैसे तो सारे एरियाज में इंपैक्ट डालता है, बट फिर भी मिशन, ऑब्जेक्टिव, डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, मार्केट एंड, हाँ जी, एंड स्ट्रैटेजीज। राइट, फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे स्ट्रैटेजीज बनती हैं, आप अगर एड्स की बात करें तो फैमिली ओरिएंटेड एड्स ज़्यादा बनाई जाती है बिजनेस के द्वारा, वो ज़्यादा चलती हैं। ट्रेडिशन को ज़रूर इन्वॉल्व किया जाता है एड्स के अंदर अगर प्रोडक्ट को हिट बनाना है तो। आ जाओ। देन उसके बाद मैकडॉनल्ड्स का मैंने बच्चों पूरा एग्जांपल दिया था, ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, जस्ट रीडिंग के लिए, कि मैकडॉनल्ड्स ने अपना पूरा बिजनेस ही इंडिया को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इजी, बोलिए, लीजिए। पूरी की पूरी कक्षा बच्चों हमने 7 से 8 मिनट के अंदर रिवाइज कर डाली है। प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा बच्चों। ये चार्ट्स मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, विद इन 2 मिनट्स आपके पास ये चार्ट्स आपके फोल्डर में आ जाएंगे। विद इन 10 मिनट्स ये वीडियो अपलोड होकर प्रोसेस भी हो जाएगी। ओके, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। एसएम के ये टॉपिक्स बच्चों बहुत फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन वीडियो से देखते रहेंगे, चार्ट से पढ़ते रहेंगे, तो बिल्कुल कॉन्साइज होकर आपके माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। डन? बोल दो। चलो जी, ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टाटा, सी। ठहरो, बीच में इसलिए आया हूं आपको बताने के लिए, एक सुपर लिंक बना दिया है आपके लिए, उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसी लिंक के थ्रू आपको जितने भी May 24 के इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट करें और इंजॉय करें। इवन अगर आने वाले एग्जाम्स के लिए भी वीडियो रिलेवेंट रहेगी तो सबके लिंक हम उसी फाइल के अंदर जो है वो लगाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा। edu91.org पे क्लासेस अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, और mocktestpapers.com पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। किसी भी अटेम्प्ट के लिए आप लोग चेक करना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को।
ओके गाइस, तो चैप्टर 2 के पार्ट 2 पे आ गए हम लोग रिवाइज करने के लिए। आज हमने सबसे पहले पढ़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या चल रही है, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो क्या चल रही है आपके रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे, आपके बिजनेस के अराउंड, और साथ साथ में मार्केट में कंडीशंस कैसी हैं इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि डिमांड क्या है रिसोर्सेज की, सप्लाई क्या है और कॉस्ट क्या है। फिर से बोलता हूँ, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है आपके बिजनेस के अराउंड, ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे, और मार्केट में कंडीशंस कैसी चल रही है रिसोर्सेज को लेके। अच्छा जी, देन उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन ही है जो मार्केट की साइज और स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। अगर किसी कंट्री का जीडीपी अगर लगातार बढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसकी मार्केट का साइज भी बढ़ेगा और उसकी मार्केट की स्ट्रेंथ भी जो है वो बढ़ेगी, राइट। आ जाइए, तो ये डिटरमाइन करता है साइज एंड स्ट्रेंथ को। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन, पावर, परचेजिंग पावर एंड इंटरेस्ट रेट। डायरेक्ट बियरिंग आता है बिजनेस की स्ट्रेटजी पे, और साथ साथ में बिजनेस का सबसे बड़ा फाइट ये है कि उसे देखना है कि भाई कैसे ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट डाल रहा है। एक एग्जांपल, हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो ऐसे बिजनेस पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं जो ह्यूज डेट के अंदर इस समय बैठे हुए हैं, या फिर ऐसे बिजनेस में जहां पे कस्टमर को बाय करने के लिए डेट की जरूरत पड़ती है। डन, ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देन पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, पहले तो जेनरिक लाइन कि भाई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है इसका किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स बताइए। तो कुछ एलिमेंट्स मैंने आपको याद कराए थे, जैसे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल मोरालिटी, स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान याद आ रहा है बच्चों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कोरिया याद आ रहा है, आइडियोलॉजी क्या होती है, कमॉन जल्दी बोलो, एंड लास्ट में गवर्नमेंटल एजेंसीज। लास्ट में क्या, गवर्नमेंटल एजेंसीज का क्या रोल रह रहा है, इफेक्टिवनेस एंड पर्पसफुलनेस ऑफ गवर्नमेंटल एजेंसीज। फिर जेनरिक पॉइंट इंटरवेंशन वाला, आई थिंक हमने सारे ही बोल दिए, सारे ही कवर कर दिए बच्चों हमने। एक ये इंटरवेंशन वाला रह गया था, वो भी हमने कवर कर दिया लास्ट में। ओके, देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैन बी पार्टली जनरल एंड पार्टली स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, अगर किसी लॉ में अमेंडमेंट हुई है और वो लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल है तो जनरल हो गया, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कुछ अमेंडमेंट आई है तो वो स्पेसिफिक बोल देंगे। ओके, देन बिजनेस को देखना चाहिए कि भाई रेगुलेशंस का इंपैक्ट, चेंज इन रेगुलेशंस का इंपैक्ट मेरे ऊपर क्या आएगा। बिजनेस वहां ऑपरेट करना चाहते हैं जहां पे साउंड लीगल सिस्टम होता है, एंड बिजनेसेस को समझना पड़ेगा कि भाई जो कॉमन लॉज हैं, जैसे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, आपके कंपनी लॉ है, आपके टैक्स के लॉज हैं, आपके कंज्यूमर लॉज हैं, आपके लेबर लॉज हैं, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिजनेसेस को लेनी पड़ेगी। एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं बच्चों। पॉलिटिकल लीगल स्ट्रॉन्ग बिजनेस इन्फ्लुएंस रखता है ये। दूसरी बात, एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिकल मोरालिटी, पाकिस्तान यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके बाद कोरिया यानी कि आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, गवर्नमेंटल एजेंसीज। 5 से 6 याद करने, आई होप हमको 5 से 6 जो है इसके अंदर याद है। एक स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी आप बोल सकते हैं। देन पार्टली जनरल, पार्टली स्पेसिफिक। बिजनेस क्या करता है, बिजनेस को क्या करना चाहिए, चेंज इन लॉ का इंपैक्ट अपने ऊपर देखना चाहिए। बिजनेस वहां ऑपरेट करना चाहते हैं जहां साउंड और लीगल सिस्टम है, जहां साउंड लीगल सिस्टम है, और साथ साथ में बच्चों बिजनेसेस को अंडरस्टैंड करने चाहिए कॉमन लॉज, जैसे कि कंज्यूमर लॉ, कॉम्पिटिशन लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कंपनी लॉ से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड। चलिए, देन लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे, पहली लाइन तो यही आएगी, वी कम्युनिकेट, वी डू बिजनेस एंड द वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। वी कम्युनिकेट, वी डू थिंग्स एंड द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। डन। पेपर वर्क, इससे क्या इफेक्टिवली और एफिशिएंटली बिजनेस होने लग गया, आंसर इज यस। एग्जांपल, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है, पेमेंट अच्छे से स्केड्यूल हो पा रही है, इन्वेंट्री अच्छे से मैनेज हो पा रही है। इफेक्टिवली आप कॉस्ट रिड्यूस कर पा रहे हैं, टाइम और डिस्टेंस रिड्यूस कर पा रहे हैं, और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बना पा रहे हैं। फिर से सारे पॉइंट्स रिपीट करते हैं। टेक्नोलॉजी हैज चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट, डू थिंग्स एंड वी डू बिजनेस, राइट। टेक्नोलॉजी के इंपैक्ट से बिजनेस इफेक्टिव और एफिशिएंट हो रहे हैं, पेपर वर्क रिड्यूस हो रहा है, पेमेंट्स अच्छे से स्केड्यूल हो रही हैं, और आप इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। कॉस्ट कम हो गई है, टाइम और डिस्टेंस कम हो गया है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बनने लग गई है, राइट। एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या बिजनेस को भी अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर ऑल्ट्रेशन करना चाहिए, आंसर इज येस। तो ऑल्ट्रेशन इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट विल डेफिनेटली लीड टू ऑल्ट्रेशन इन दी बिजनेस स्ट्रैटेजी। टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस बच्चों कैसे हैं, इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट। एग्जांपल, टेक्नोलॉजी बिजनेस को ड्राइव करती है और बिजनेस की नीड जो है वो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती है। ओके, देन उसके बाद बच्चों ध्यान से जरा सुनिएगा, टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम जो पुरानी वाली हैं वो ऑब्सलीट होती जा रही हैं। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम जो पुराने वाली हैं वो ऑब्सलीट होती जा रही हैं। ओके, देन न्यू टेक्नोलॉजिकल टूल्स बिजनेसेस आर अडॉप्टिंग, कौन कौन से, एआई, मशीन लर्निंग एंड आरपीए बोले तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और याद रखिएगा ये अपॉर्चुनिटी भी है और एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए बच्चों ये क्या बनते जा रहे हैं, थ्रेट्स भी बनते जा रहे हैं।
लीजिए। देन हमने पढ़ा बच्चों पेस्ले बुलाएं, पेस्टल बुलाएं, जो भी आप लोग बुलाना चाहते हैं। ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं मैक्रो एनवायरमेंट वेरिएबल्स को। पी से पॉलिटिकल, ई से अपना इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और ई से इन्वायरमेंटल। हमने सारे पढ़ लिए, इन्वायरमेंटल रह गया था। इन्वायरमेंटल कौन कौन सी इंडस्ट्री पे इंपैक्ट डालता है? टूरिज्म, फार्मिंग, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है जागरूकता बढ़ती जा रही है और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है कि हाउ कंपनीज ऑपरेट एंड व्हाट प्रोडक्ट्स दे आर ऑफरिंग, राइट। इससे नई मार्केट्स बन रही हैं और पुरानी मार्केट्स जैसे कि इंटरनल कंबशन इंजन वाली मार्केट खत्म हो रही हैं। ओके, देन पास्ट में बच्चों पेस्ले को पेस्ट बुलाते थे। पेस्ले में हम लोग क्या करते हैं? इन वेरिएबल्स का इन्फ्लुएंस देखते हैं बिजनेस के ऊपर। इन वेरिएबल्स का, वेरिएबल समझ गए ना कौन से वेरिएबल्स बेटा? पेस्ले वाले। इनका इन्फ्लुएंस देखते हैं हम लोग बिजनेस के ऊपर। हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाते हैं। तारीफें कर दो लड़कों की, सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्विक टू इंप्लीमेंट और एनकरेजेस द मैनेजमेंट फॉर प्रोएक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। डन। आइए, इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। पहले इसको ग्लोबलाइजेशन बुलाया जाता था। इंटरनेशनलाइजेशन एक डोमिनेंट कमर्शियल ट्रेंड है। क्यों जाते हैं लोग बाग इंटरनेशनल? क्यों जाते हैं? नई मार्केट्स मिल जाती हैं, अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, कम पैसे में रिसोर्सेज मिल जाते हैं, साथ साथ में इकोनॉमीज ऑफ स्केल और लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। फिर से इंटरनेशनलाइजेशन एक डोमिनेंट कमर्शियल ट्रेंड है। इससे आप लोगों को क्या मिल जाता है? नई मार्केट्स मिल जाती हैं, अर्निंग बढ़ जाती हैं, रिसोर्सेज सस्ते पड़ जाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाती है और साथ साथ में आपका लाइफ स्पैन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाता है। आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन को लेके, इंटरनेशनलाइजेशन को लेके कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाते हैं और साथ साथ में इसमें आपको इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को भी स्कैन करना पड़ेगा। ओके ओके, आप अगर ओल्ड कोर्स से हैं तो पहले इसको टॉपिक को ग्लोबलाइजेशन बुलाया जाता था। इसके अंदर कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ तो मैं आपको कवर करा दूंगा। वो नए टॉपिक्स कौन से बेटा? वो है आपके जैसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में आपको कौन से वेरिएबल्स कंसिडर करने चाहिए, वो नए टॉपिक्स कुछ ऐड हुए हैं। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, एक ग्लोबल कंपनी की करेक्टरिस्टिक बताइए तो कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, रिस्पॉन्डिंग टू अ कॉमन स्ट्रैटेजी। कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ कॉमन स्ट्रैटेजी। तो कॉन्ग्लोमरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, उनकी ओनरशिप जो है कॉमन होती है। कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि पैसा है या पैसा लेने की पावर है, इन्फॉर्मेशन है, कोई पेटेंट है, ट्रेड नेम है या कंट्रोल सिस्टम्स है, ये सारे के सारे इनके रिसोर्सेज जो है वो कॉमन पूल के होते हैं, यानी कि इनके पास कुछ कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, उसको पूरे देश में, पूरे दुनिया में यूटिलाइज करते हैं। कॉमन स्ट्रैटेजी को रिस्पॉन्ड करते हैं, डिफरेंट रीजन्स में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमें कैसे जो है वो बिहेव करना है। एंड डेफिनेटली कस्टमाइजेशन भी करते हैं, लेकिन जो ब्रॉड स्ट्रैटेजीज रहती है वो कैसे रहती है बेटा? वो कॉमन रहती है। डन, बोल दो। चलिए, ये हमारी हो गई बच्चों सेकंड क्लास की भी रिवीजन। ओके, चलिए जी, तो आज की क्लास की बच्चों रिवीजन वीडियो भी यहीं पे कवर कर लेते हैं। हमने आज सबसे पहले टॉपिक देखा डेवलपिंग इंटरनेशनली। नया टॉपिक ऐड हुआ है, एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं, प्लीज मत छोड़ के जाइएगा। तो हाउ टू डेवलप इंटरनेशनली, नंबर 1 इट कैन बी एक्सपेंसिव एंड चैलेंजिंग। नंबर 2 अप्रोच थॉरो और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। ये है बच्चों वो टॉपिक जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेंगे। स्टेप्स क्या होंगे? कम ऑन, स्टेप्स क्या होंगे इंटरनेशनली अगर आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं? तो सबसे पहले इवैल्यूएट कीजिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज से मिला के। दूसरी बात, डिस्क्राइब कीजिए कि आप कितना ग्रो करना चाहते हैं ग्लोबली, आप कितना जो है आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बेसिकली स्कोप देखिए। तीसरा, क्रिएट कीजिए ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। चौथा, आप लोग बनाइए कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी अपने ग्लोबल बिजनेस के लिए। फिर से रिपीट करूंगा, इवैल्यूएट कीजिए कि भाई ग्लोबली क्या क्या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट अवेलेबल है, आपके पास क्या कैपेबिलिटी है। दूसरा बच्चों, डिस्क्राइब कीजिए अपना स्कोप। तीसरा और चौथा बहुत आसान है, स्ट्रैटेजी बनाइए और ऑब्जेक्टिव बनाइए। पहले ऑल दो आईसी ने ऑब्जेक्टिव बनवाए हैं और फिर स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, तो हम ये लिख के आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आज का, व्हाई डू बिजनेस ग्लो ग्लोबल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार आईसीए पूछता है। पहले बेस बनाएंगे कि भाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से इंटरनेशनलाइजेशन हो चुकी है आसान, कम्युनिकेशन से भी जो है वो इंटरनेशनलाइजेशन हो चुकी है आसान। अच्छा जी, ट्रांसपोर्टेशन से मोबिलिटी इंप्रूव हो चुकी है। मैन मनी मटीरियल, मैन मनी मटीरियल फिनिश्ड आइटम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किए जा सकते हैं। दोबारा बोल दूं बेस के लिए, टेक्नोलॉजी से हमारी इंटरनाइजेशन हो गई है, इंटरनेशनलाइजेशन हो गई है सिंपल, क्योंकि कम्युनिकेशन सुधर गया है। ट्रांसपोर्टेशन से मोबिलिटी बढ़ गई है और पॉलिटिकल व्यूज़ के कारण भी जो है इंटरनेशनलाइजेशन आज की डेट में बढ़ रही है। फिर बच्चों कोई भी 5 रीजन आपसे पूछेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहला रीजन बेसिक आप लोग क्या दे सकते हैं कि भाई साहब नीड टू ग्रो, उसी के साथ अटैच करके रखो डोमेस्टिक मार्केट्स आर नॉट एडिक्वेट। फिर
रॉ मटेरियल्स आर, हाँ जी, रॉ मटेरियल आर चीपर सोर्स, आपके पास रॉ मटेरियल, आपके पास चीप सोर्स ऑफ लेबर जो है वो आसानी से मिल जाता है। 3 तो ये रीजंस हो गए, बिल्कुल सिंपल सिंपल। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन जल्दी बोलो। देन उसके बाद बच्चों आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ट्रेड बैरियर्स कम हो गए हैं एंड स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस बनाने का मौका मिलता है। फिर से एक बार बोलेंगे सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े। सबसे पहले देयर इज अ नीड टू ग्रो डोमेस्टिक मार्केट, कम ऑन, डोमेस्टिक मार्केट एडुकेट नहीं रह गई है। तो डोमेस्टिक मार्केट जब एडुकेट नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर आपको मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, राइज ऑफ सर्विस सेक्टर, कोलैप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर एंड स्ट्रैटेजिक अलायंस बढ़ाने का मौका मिलता है। और भी कुछ लिखना चाहें तो ये ज़बरदस्ती का पॉइंट है, ये ऊपर वाले पॉइंटर से हमने कवर कर लिया था। टाइम और डिस्टेंस जो है वो क्या हो चुके हैं, रिड्यूस हो चुके हैं। आइए देन इसके बाद बच्चों हम लोग गए एक और नए टॉपिक पे, न्यू टॉपिक एडेड, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की असेसमेंट कैसे करें। रायता टॉपिक है बट हमने बच्चों इसको पढ़ लिया था। 3 लेवल पे असेसमेंट होनी है, मल्टीनेशनल, रीजनल, कंट्री से शुरुआत करो। कंट्री में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उस डोमेस्टिक उस जोग्राफिकल एरिया में जिसमें हम लोग जो है एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने आप को, वहाँ के मैक्रो एनवायरनमेंट वेरिएबल जैसे कि पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल, कुछ भी आप 3-4 लिख के आ सकते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग बच्चों स्टडी करते हैं। इज दैट क्लियर? फिर ऊपर चलते हैं, मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल दो, आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग, मॉनिटरिंग, अंडरस्टैंडिंग व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट एट लार्ज स्केल। तो बड़ी बड़ी हमने एक्शन बता दिए, आइडेंटिफाई, एंटिसिपेट, मॉनिटर, अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट एट लार्ज स्केल। गवर्नमेंट फ्री है या इंटरवेंशनिस्ट है, और हम लोग देखते हैं इसका प्रेजेंट और फ्यूचर पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। देन सेकंड स्टेप वेरी सिंपल, इन डेप्थ इवैल्यूएशन, स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया की इन डेप्थ इवैल्यूएशन, स्पेसिफिक, अब हमने जगह सेलेक्ट कर ली है, उसकी हम लोग इन डेप्थ इवैल्यूएशन करते हैं कि वहाँ पे गुड्स को लेके, सर्विस को लेके, इनोवेशन को लेके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आ जाइए, ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। देन हमने बच्चों आज एक और टॉपिक शुरू किया था, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। याद रखिए, अगर कंपटीशन को एनालाइज करना है तो आपको बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। और ऐसा ही एक टूल है जो आपको बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देने से बचाता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देने में हेल्प करता है। उस टूल का नाम है पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कॉम्पिटिशन। डन। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, ये कहता है कि स्टेट ऑफ कंपटीशन किसी भी इंडस्ट्री में 5 फोर्सेस से बनी होती है। 5 फोर्सेस के नाम याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, देन हमारे पास राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स, एंड फाइनली थ्रेट फ्रॉम सब्सिट्यूट। इन सब के ऊपर बच्चों इंडिविजुअल भी डिस्कशन है, तो हम लोग उनको तभी जो है वो समझ लेंगे इंडिविजुअल डिस्कशन के टाइम पे। देन पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में हम लोग करते क्या है, इसको आप छोड़ दीजिए, सीधा यहाँ पे आ जाइए हाउ टू यूज इट। इसको बच्चों बिल्कुल छोड़ दीजिएगा चार्ट में पढ़ते समय, सीधा यहाँ पे आ जाइए हाउ टू यूज इट। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे 315, फिर असेस करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करेंगे, बेसिकली ऐसे 330 शुरू हो जाएगा, रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। तो आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड, आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड डिटरमाइन हम यहाँ पे बोल देंगे। हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन 5 फोर्सेज में क्या क्या प्रेशर्स हैं, फिर हम लोग इवैल्यूएट करेंगे इन प्रेशर्स की क्या क्या स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है, फियर्स है, मॉडरेट है, वीक है, एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि वेदर इट विल बी कंड्यूसिव टू अर्न दी प्रॉफिट्स इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। क्या इन प्रेशर्स के चलते हम लोग अर्न कर पाएंगे प्रॉफिट्स इस इंडस्ट्री के अंदर। आइए एक बार रीड कर देता हूँ। आइडेंटिफाई कौन कौन से स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर हैं, हर 5 फोर्सेज में से हम देखेंगे इनके अंदर क्या क्या प्रेशर्स हैं। फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कि भाई इन प्रेशर की स्ट्रेंथ क्या है, फियर्स, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, वीक, एंड देन वी आर गोइंग टू डिटरमाइन क्या कलेक्टिव स्ट्रेंथ इन 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेज की कंड्यूसिव है टू अर्न दी अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स और नॉट। क्लैरिटी है यहाँ तक? जल्दी बोलिए, कम ऑन, आ जाइए। देन अब बच्चों हमने जाते जाते एक टॉपिक और कवर कर लिया। 5 फोर्सेस मॉडल में से एक फोर्स को हमने समझ लिया, वो है थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्रेंट। याद रखिए, न्यू एंट्रेंट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी घटाएगा, उसको रोकने के लिए अपन बैरियर्स बनाएगा। न्यू एंट्रेंट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी घटाएगा, उसको रोकने के लिए पहले से बैठे हुए प्लेयर्स क्या बनाएंगे, बैरियर्स बनाएंगे, राइट। अच्छा मेरी बात को सुनिए, वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ा, वो कैसे घटाएगा, क्योंकि भाई से वो नई प्रोडक्शन कैपेसिटी लाएगा, सप्लाई बढ़ाएगा, और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो घटा देगा। सच बताऊं तो नई वेराइटी भी ला सकता है, फ्रेश एनर्जी भी ला सकता है, कम ऑन, यस और नो। तो याद रखिए इस बात को कि न्यू एंट्रेंट इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी घटा देते हैं, नई प्रोडक्शन कैपेसिटी आती है, सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाता है, और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स का मार्केट शेयर जो है वो कम हो जाता है। एग्जिस्टिंग फर्म्स ऐसे में क्या कर सकती हैं, दे कैन रेज, मेरे साथ बच्चों वर्ड इंपॉर्टेंट है, दे कैन रेज व्हाट, बैरियर्स टू एंट्री। ओके, आ जाइए। बैरियर्स टू एंट्री क्या होती हैं,
वो इकोनॉमिक फोर्सेस जो स्लो डाउन कर देती हैं या रोक देती हैं नए फर्म की एंट्री को। और जैसे ही बच्चों गाड़ी में गियर मारे पहला, याद रखे सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर क्या होता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट, राइट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद बच्चों कैपिटल, इसको ऐसे याद करने की भी कोशिश करते हैं, जब कैपिटल ज्यादा होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आ जाएगी। जब कैपिटल ज्यादा होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएगी, अपने प्रोडक्ट को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। 3 तो याद हो रहे हैं? हाँ जी, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अच्छा जी, फिर उसके बाद स्विचिंग कॉस्ट भी अपने आप में क्या बन सकती है? बैरियर्स टू एंट्री, स्विचिंग कॉस्ट, जिसमें आपको नई नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, नई ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नई चीज़ों की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी, इन दोनों का एक चंक बना दीजिए। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट आई, कैपिटल रिक्वायरमेंट से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आई, प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया, फिर स्विचिंग कॉस्ट और ब्रांड आइडेंटिटी, एंड देन एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर भाई साहब नया बंदा है, उसके पास हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, जिसके कारण वो अपना प्रोडक्ट जो है लोगों तक ना पहुंचा पाए, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिटेलिएशन, यानी जब नया बंदा आएगा तो पुराने वाले चुप थोड़ी ना बैठेंगे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? वो एग्रेसिवली क्या कर सकते हैं? रिप्लाई कर सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं। डन? चलिए, ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा आज का चैप्टर का पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे? कल मिलेंगे। कल छोटी सी क्लास में हम लोग बच्चों, जो मेरा टारगेट था आज का, उसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए जी, तो आज बच्चों हम लोग पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए मिले थे। हमने सबसे पहले देखा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर से आज हमने शुरू किया। इसमें कीवर्ड्स आपके साथ मार्क करता जाऊंगा। आप लोग प्लीज जब मेरे साथ लाइव में बैठे हुए हैं तो एक बार बोल बोल के रिवाइज करते जाएं, राइट। और उसके बाद घर पे भी बच्चों इस वीडियो को देख के ऐसे ही बोल के बुक्स रीड करके एक बार रिवाइज कर लें, बढ़िया काम हो जाएगा। साथ में जुड़िएगा। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, डायरेक्टली उसका इंपैक्ट प्राइस पे भी आता है, कॉस्ट पे भी आता है, इन्वेस्टमेंट पे भी आता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इन्फ्लुएंसेस प्राइस, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज द बायर्स बार्गेन फॉर बेटर सर्विस। बायर्स बार्गेन फॉर, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, बेटर सर्विसेज। हमारे लिए 2 लाइनें तैयार हो गई। अच्छा जी, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि भाई इंडस्ट्री प्रोडक्ट में ऐसा देखा गया है कि बायर की बार्गेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है। इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स में जो है देखा गया है कि भाई बायर की बार्गेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है, और उनको वो लोअर प्राइस पे बेटर सर्विसेज की डिमांड कर रहे होते हैं। वाई? बिकॉज फुल नॉलेज होती है। ऑल दो हमने एग्जाम्पल्स लिए जो क्लास में, वो थे मोबाइल फ़ोन का। देन उसके बाद बिग बायर्स होते हैं, जैसे कि आपका डी मार्ट या रिलायंस मार्ट। उसके बाद बच्चों बायर्स जो हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं, आपस में मिले जुले होते हैं, राइट। तो और साथ साथ में प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं होता है। हाँ जी, प्रोडक्ट क्रिटिकल जो है वो नहीं होता है। फिर से बोल देता हूँ, ये वो 4 कंडीशन है जहाँ पे बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। नंबर 1, फुल नॉलेज है बायर को, बड़े बायर हैं, प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं है, और बायर्स जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। क्लास का डिस्कशन, रिवीजन वीडियोस, इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। पहला टॉपिक बच्चों रिवाइज भी हो गया। क्लियर है? जल्दी बोल दो सर, एक बार क्विक ओवरव्यू और दे दो इस टॉपिक का। हाँ बेटा, बायर प्राइस पे, कॉस्ट पे, इन्वेस्टमेंट में फ़र्क डालता है, बेटर सर्विसेज के लिए नेगोशिएट करता है, उनकी वजह से प्राइसेस हमें लोअर करने पड़ते हैं या बेटर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ये वो 4 बातें हैं जो इसके अंदर लिखी हैं जहाँ पे बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है। फुल नॉलेज है, बिग बायर है, प्रोडक्ट क्रिटिकल नहीं है, और साथ साथ में बच्चों बायर्स जो है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है। डन? आसान हो गया? आ जाइए, आप ये सोचिए कि 2 मिनट में 3 बार रिवाइज कर लिया हमने एक टॉपिक को। फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर के लिए कीवर्ड्स क्या हैं? जितनी स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग होगी उतना ज़्यादा डोमिनेंस, यानी उतना ज़्यादा उनका क्लाउड होगा, राइट। अच्छा जी, उसके बाद याद रखिए, सप्लायर डायरेक्टली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। कब होती है सप्लायर के पास जबरदस्त बार्गेनिंग पावर? जब प्रोडक्ट क्रूशल है। बायर वालों का उल्टा, जब प्रोडक्ट क्या है? क्रूशल है, क्रिटिकल है, उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, हाई स्विचिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है, और सप्लायर्स इस बार ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। आसान? फिर से बोलता हूं, सप्लायर्स जितना स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग देगा, उसका क्लाउड, उसका डोमिनेंस उतना ज़्यादा होगा। सप्लायर्स की प्रॉफिटेबिलिटी, सप्लायर्स डायरेक्टली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट डालते हैं। कब होती है सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा? जब बेटा आपका प्रोडक्ट क्या है? कम ऑन, प्रोडक्ट जो है वो क्रूशल है, यानी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, राइट। सप्लायर्स कॉन्सेंट्रेटेड है, और स्विचिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। ईजी? आइए, देन नेचर ऑफ राइवलरी की बात करते हैं। मैं फिर बोल दूं, रिवीजन वीडियोस को बार बार देखिएगा, और देखने के साथ साथ खुद भी बोलिएगा, और एक बार देख के बोल के रीडिंग कर लोगे, पक्का वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और एग्जाम में आपको मेरी आवाज़ याद आ रही होगी, बुक याद आ रही होगी, एग्जाम्पल्स याद आ रहे होंगे, लिख के आ जाइएगा। डन? आ जाओ। नेचर ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री। अखिलेश देख रहा हूँ बेटा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा कैमरा ऑफ है फिर भी देख रहा हूँ मैं। नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री बच्चों,
नेचर ऑफ राइवलरी इन द इंडस्ट्री का प्यारा सा नाम क्या है बच्चों? कंपटीशन, राइट? तो नेचर ऑफ हमें सबसे पहले देखनी है कि इंटेंसिटी कितनी चल रही है, क्योंकि उसी इंटेंसिटी से बच्चों सीधा अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है। इंटेंसिटी मतलब कितनी घनिष्ठ लड़ाई जो है वो चल रही है। हायर द इंटेंसिटी, याद रखिए बॉटम लाइन, हायर द इंटेंसिटी लेस अट्रैक्टिव द इंडस्ट्री। कम ऑन। तो कॉम्पिटिटर के बीच में इंटेंसिटी कितनी, हमें ये देखना है। इनका इंपैक्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन पे आता है, स्पेसिफिकली फंक्शनल लेवल वाले डिसीजन पे। और याद रखें सिर्फ दो, प्राइसिंग और एडवर्टाइजिंग। फिर से इंटेंसिटी अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट डालती है। इनका इंपैक्ट डिसीजंस पे आता है, स्पेसिफिकली फंक्शनल लेवल डिसीजन जैसे कि प्राइसेस और एडवर्टाइजिंग के ऊपर। अच्छा जी, इंटेंसिटी किस किस कॉस्ट पे इंपैक्ट डाल सकती है? बहुत कॉस्ट पे, चाहे वो सप्लायर की कॉस्ट हो, मतलब हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट हो, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कॉस्ट हो, और अल्टीमेटली हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंपैक्ट डाल देती है। इन शॉर्ट, कंपटीशन कॉस्ट पे इंपैक्ट डालता है, जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है। कंपटीशन कॉस्ट पे इंपैक्ट डालता है, जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी, कम ऑन टेल मी एवरीवन, बोल दो जल्दी से, प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है। आ जाइए। देन हमारी फेवरेट लाइन, ज्यादा इंटेंसिव होगी राइवलरी तो भाई साहब इंडस्ट्री जो है वो लेस अट्रैक्टिव होने वाली है। देन एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है कि बताइए कब जो है राइवलरी ज्यादा होगी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स के बीच में? नंबर 1, कोई भी लीडर नहीं है, आपस में लड़ मर जाएंगे। ओके, कोई भी लीडर नहीं है, आपस में लड़ेंगे, प्राइस वॉर्स होगा। कॉम्पिटिटर्स, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है, फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हाई एग्जिट बैरियर है, दो के चंक बना दो। कोई भी लीडर नहीं है, आपस में लड़ेंगे, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद बच्चों 2 और याद कर लो कि उसके बाद हमने क्या देखा? फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है और एग्जिट बैरियर बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। फिर अपॉर्चुनिटी हमारे पास डिफरेंशिएशन की है नहीं, और ग्रोथ जो है वो नेगेटिव जा रही है। डिफरेंशिएशन है नहीं, ग्रोथ जो है वो नेगेटिव जा रही है। 6 पॉइंट्स दोबारा बोल देता हूं। नंबर 1, लीडर नहीं है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है। नंबर 3 और 4, फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एग्जिट बैरियर बहुत ज़्यादा है। हमारे 3 और 4 भी हो गए। अब बात करते हैं 5 और 6 की। डिफरेंशिएशन की, अपॉर्चुनिटी नहीं है और ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जा रही है ओवरऑल इंडस्ट्री की। फिर इन्हीं को बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, आई होप एक बार आप रीड कर लेंगे। देन बात करते हैं थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स की। सब्स्टिट्यूट्स कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो लगभग सेम, परफॉर्म द सेम और नियरली द सेम फंक्शन? एग्जाम्पल ICI का है, कोट करके आ सकते हैं, रियल एस्टेट, फिर भी बोल देते हैं रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, गोल्ड एटसेट्रा, दे आर अ सब्स्टिट्यूट ऑफ इन्वेस्टिंग इन कॉमन स्टॉक्स। ये ICI का एग्जांपल है बच्चों, हम लोग देके बोल के आ सकते हैं। ओके, बोल दो। अच्छा, फिर इनके हिसाब से ये लाइन भी ICI की, भाई हाईटेक इंडस्ट्री में ज़्यादा दिखता है। इनके एग्जांपल्स हैं, कोट करके आ जाएंगे, जैसे कि आपके फिल्म लेस डिजिटल कैमराज ने वर्चुअली रिप्लेस कर दिया है किसको? आपके फिल्म वाले कैमराज को, जिससे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कोडैक या फ्यूजी फिल्म, ऐसी कंपनीज की एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चंस उठ गए। ओके, एंड साथ में बच्चों आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि नाउ अ डेज स्मार्टफोन्स आर रिप्लेसिंग द कैमराज, द फुल फ्लेजेड कैमराज ऑल्सो। तो वो हमारे क्या है? सब्स्टिट्यूट बन गए, बिकॉज स्मार्टफोन परफॉर्म दी सेम और नियरली द सेम फंक्शन एज द कैमराज आर परफॉर्मिंग। आ जाइए। देन लास्ट लाइन तो बच्चों बिल्कुल एकदम सिर्फ आपने यही बोला है कि भाई आपको 5 फोर्सेस देखने, 5 फोर्सेस के अंदर प्रेशर देखने और अल्टीमेटली अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उससे डिसाइड होनी है। तो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी 5 फोर्स से बनती है, जो जिसमें जो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं, और इसलिए आपको उसकी अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी पे आप लोग जो है वो डिसाइड कर पाते हैं। डन। लीजिए, हमारा बच्चों आप बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आधा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 2। हमारे पास आधा चैप्टर और बचा है, उसे हम इस वीक में, कमिंग वीक में जो है वो निपटा देंगे। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताओ कि जैसे आज हमने क्लास ली, मैंने हर चीज़ पे आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करी, आपके साथ डिस्कशन करने की कोशिश करी। मैं ऐसे करना चाहता हूँ, आप लोग भी यही चाहते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट रहें। आप लोग जैसा बताएंगे मैं वैसा कर लूँगा। बच्चों जल्दी बताओ, आज वाली क्लास की तरह येस लिख सकते हैं, नहीं तो नो लिख सकते हैं हम। ओके, चलिए, मैं आज वाली क्लास के फेवर में हूँ, मैं आज वाली क्लास के फेवर में, क्योंकि डिस्कशन होने से ना वो ज़्यादा लंबे समय तक माइंड में चीज़ें रहती हैं। लास्ट में रिवीजन वीडियो बना दिया करूँगा, जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। डन। चलो जी, क्लास कर देते हैं अब ऑफ। ओके, चलिए जी, तो आज बच्चों हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 का, और वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट।
राइट तो आप बच्चों उसको स्टैंड अलोन मान के चले प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट पे हम लोग क्या समझना चाहते हैं जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले बिजनेस प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट गुड और सर्विस हो सकती है, फिर आगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक। कम ऑन, बिजनेस प्रोडक्ट्स बेचते हैं, प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज हो सकती हैं, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, प्रोडक्ट का एक प्राइस भी होगा, प्राइस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बिलीव मी, हम लोग आने वाले चैप्टर में प्राइस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो प्राइस को अडॉप्ट कर लेती हैं, क्योंकि मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस होता है, हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। क्यों मार्केट के प्राइस को अडॉप्ट करना पड़ता है? एक वर्ड में आंसर दो चैट में। क्यों मार्केट के प्राइस को अडॉप्ट करना पड़ता है? एक वर्ड में आंसर दो चैट में। एवरीवन जल्दी बोलो। वेरी गुड राधिका, कृष्णा, वंशिका, दृष्टि, बहुत बढ़िया। आंसर इस बच्चों कंपटीशन जो है बहुत स्टिफ हो चुका है। ओके तो हैज अ प्राइस वैसे जनरली बहुत सारे फैक्टर से डिटरमाइन होता है, मार्केट, क्वालिटी, मार्केटिंग, टारगेटेड ग्रुप, बट बिजनेसेस आजकल कॉस्ट रिड्यूस करने पे काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन। राइट तो पहला फीचर हो गया टेंजिबल इंटेंजिबल, फिर प्राइस, फिर तीसरा आपके प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो क्या प्रोवाइड करें, डिलीवर सेटिस्फैक्शन। दे शुड डिलीवर सेटिस्फैक्शन, वैल्यू प्रोवाइड करें। और याद रखें बच्चों, एक प्रोडक्ट का आपका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। व्हाट इज क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस? स्टार्टिंग से एंड तक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका एक फीचर हो सकता है। देन प्रोडक्ट्स आर पिविटल, प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस के लिए पिविटल, कोर, सेंटर होते हैं, सेंटर ऑफ द बिजनेस होते हैं। इसी के आसपास हम लोग अपनी सारी स्ट्रैटेजी एक्टिविटीज बनाते हैं, और ये ड्राइविंग फोर्सेस होते हैं सारी बिजनेस एक्टिविटी के लिए, चाहे प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, मार्केटिंग हो या फिर लॉजिस्टिक हो। इजी, आसान था बिल्कुल। आइए देन इसके बाद बच्चों प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, जरूर पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रैटेजिक चॉइस। स्ट्रैटेजिक चॉइस क्या कि हम लोग एक्सपैंड करें या हम लोग जो है वो डाइवेस्ट करें, रिट्रेंच करें, लिक्विडेट करें। आई होप ये वर्ड्स का बेसिक आइडिया आपको। एक्सपैंड करें मतलब और पैसा लगा के ग्रो करें, या फिर हम इसको कैश काउ की तरह यूज करें। कैश काउ क्या होती है? इससे पैसा लगा के दूसरे बिजनेसेस के अंदर लगाएं, या फिर हम लोग जो है हार्वेस्ट कर दें, यानी कि इसको धीरे धीरे खत्म कर दें, इसको हम लोग रिट्रेंच कर दें, अपने आप से अलग कर दें, निकल जाएं इस बिजनेस से। तो आपकी पीएलसी आपको मदद करती है स्ट्रैटेजिक चॉइस में। ओके देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएलसी क्या है बच्चों? एक एस शेप कर्व है, रिलेशनशिप बताती है टाइम और सेल के बीच में फॉर अ प्रोडक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी एवरी प्रोडक्ट गोज थ्रू 4 सक्सेसिव स्टेजेस के नाम याद रखने, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। मेरे साथ एवरीवन, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। राइट अच्छा अब जैसे स्टेजेस है बच्चों, ऐसे मत लिख के आना डिक्लाइन, ग्रोथ, इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी, नहीं भाई, सक्सेसिव स्टेजेस है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी, देन इन स्टेजेस को भी एक्सप्लेन कर रखा है कि इंट्रोडक्शन में ग्रोथ ऑफ सेल जो है वो स्लो होती है, मार्केट में प्रोडक्ट की अवेयरनेस नहीं होती है, कंपटीशन नेग्लिजिबल होता है, प्राइस हाई होते हैं, मार्केट लिमिटेड होती है। ग्रोथ स्लो होती है, अवेयरनेस कम होती है, कंपटीशन कम होता है, प्राइस ज्यादा होता है, मार्केट छोटी होती है। अच्छा जी, ग्रोथ में बच्चों, ग्रोथ फेज में क्या होता है? मार्केट में आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बढ़ने लग जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस आप नीचे लाते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, और मार्केट जो है, मार्केट साइज ओवरऑल ज्यादा लोग जो है प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो जाते हैं। मैच्योरिटी में ग्रोथ रेट आपका स्लो डाउन हो जाता है, कंपटीशन टफ हो जाता है, मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, और प्रोडक्ट जो है वो आप प्रॉफिट जो है आपके कम हो जाते हैं ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी की तरफ काम करना है। ओके देन डिक्लाइन में आपके सेल्स और प्रॉफिट शार्पली नीचे आते हैं। आपको स्ट्रैटेजीज वहां पे कौन सी यूज करनी पड़ सकती है? डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट, एंड साथ साथ में यू शुड इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन। आइए जी इधर देखिए बच्चों, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिर्फ प्रोडक्ट्स पे लग सकता है, बिजनेस पे भी लग सकता है? आंसर इज बिजनेस पे भी लग सकता है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपने मिस नहीं करनी है, वो ये है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एडवांटेज क्या है। तो वो बच्चों यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, बाकी पुराना कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग एंड एस्टैब्लिशिंग द स्टेज इन विच योर प्रोडक्ट और बिजनेस एग्जिस्ट। ये आपको पता लगाने में हेल्प करता है कि आपका प्रोडक्ट, जो आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट या आपका जो बिजनेस है वो कौन सी स्टेज में है। एंड फ्रॉम देयर यू कैन टेक अ डिसीजन। राधा पढ़ लो, डांट खाओगे। हाँ जी, फ्रॉम देयर यू कैन टेक अ डिसीजन कि अब हमने अपने इस बिजनेस के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ जो है क्या करना है। आइए, सो डायग्नोज अ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट और अ बिजनेस इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द स्टेज एट विच ईच ऑफ देम एग्जिस्ट। डिपेंडिंग अपॉन डायग्नोस एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक चॉइस कैन बी मेड। बिजनेस इन इंट्रोडक्टरी एंड ग्रोथ फेज, क्या करोगे क्या करोगे? एक्सपेंशन विल बी द राइट स्ट्रेटेजिक चॉइस। अच्छा, मेच्योर बिजनेस कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ कैश, जिसे मैं बार बार कैश काउ बुला रहा हूं, कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ कैश फॉर इन्वेस्टमेंट इन अदर बिजनेस विच नीड रिसोर्सेज। राइट एंड डिक्लाइनिंग बिजनेस के लिए आप हार्वेस्टिंग, रिट्रेंचमेंट जैसी स्ट्रेटेजी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप बिजनेस को बंद करने के बारे में सोच सकते हो। डन, लीजिए, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
अब देखिए इसका यूज करते हुए आप एक क्या बना सकते हैं, बैलेंस पोर्टफोलियो बिजनेस और प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हो, राइट। बैलेंस पोर्टफोलियो बिजनेस में बिल्ट अप बाय एक्सरसाइजिंग अ स्ट्रेटेजिक चॉइस बेस्ड ऑन द पीएलसी कॉन्सेप्ट। आ जाइए देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, एक्सपीरियंस कर्व, येट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों इसमें से आने के बहुत हाई चांसेस हैं। व्हाट इज एक्सपीरियंस कर्व, पहले शुरू कैसे करोगे, अकिन टू व्हाट, लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व व्हाट, एज एंड व्हेन यू विल डू रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क योर एफिशिएंसी विल गो हाई। फिनोमेना क्या है, प्रिंसिपल क्या है, यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन as and when you get experienced in terms of cumulative volume of production. Keywords बोल रहा हूं रिवीजन वीडियो में दुष्टो, based on a phenomena, based on the principle that unit cost will decline as and when you will get experience in terms of cumulative volume of production. We learn as we grow. आइए आगे चलते हैं। इंप्लीकेशन क्या है, बड़ी फर्म की यूनिट कॉस्ट कम होगी इन कंपैरिजन टू दी छोटी फर्म और इसलिए उनके पास क्या आ जाएगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर ये अलग से क्वेश्चन कि भाई एक्सपीरियंस कब किन किन वजह से जो है वो आ जाता है। नंबर 1 आप सीखते हो, नंबर 1 आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा हो जाता है, यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। नंबर 3 सीखने की वजह से आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, रीडिजाइन कर सकते हो ऐसे कि भाई आपकी यूनिट कॉस्ट कम आ जाए। आपके पास पैसा है तो आप टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की मदद से भी अपने कॉस्ट की प्रोडक्ट को क्या लेके आ सकते हो, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या लेके आ सकते हो, कम कर सकते हो, राइट। तो लर्निंग इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिजाइन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। आइए जी देन फीचर्स क्या क्या है बच्चों इसके, अगेन अब रिपीटिशन शुरू हो गई है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ही मेन कॉन्सेप्ट था लेकिन आईसीए ने उसे अलग अलग तरीके से बताया है। तो फीचर्स क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं उनको एक्सपीरियंस मिलती है, एक्सपीरियंस से कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है और वही एक्सपीरियंस आपका बैरियर टू एंट्री भी बनता है, लार्ज एंटिटी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। बिजनेस ग्रो करता है उसे एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस से आपको एडवांटेज मिलती है, एक्सपीरियंस से ही बैरियर बनाते हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। डन, बोलिए, आ जाइए। देन इसके बाद बच्चों चलते हैं रेलेवेंट फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ एसएम, रेलेवेंट फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ एसएम। आइए बच्चों, आइए जरा बातचीत करते हैं कौन कौन से एरियाज में रेलेवेंट है। अरे ऊपर वाले एरियाज में रेलेवेंट है यार, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए, बैरियर टू एंट्री बनाने के लिए, मार्केट शेयर बनाने के लिए, नए कॉम्पिटिटर को डिस्करेज करने के लिए। बातें वही हैं, अंदाजे बयां अलग है। इज दैट क्लियर, बोलिए। ये हो गया एक्सपीरियंस। हाँ, अखिलेश ने याद दिला दी सर प्रमोशन भी कर दो। तो बेटा सी इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए चार्ट बनाए गए हैं, आपके बड़े भाई ने ये चार्ट्स बनाए हैं, आप लोगों को ये चार्ट्स जो है प्रेजेंट कर रहे हैं edu91.org के सज्जो क्या बोलते हैं वो, सज्जो ने कुछ तो था हिंदी वाला वर्ड, मतलब स्पॉन्सर्ड बाय, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर्स लेने के लिए आप लोग mocktestpapers.com पे विजिट कर सकते हैं। हाँ, सौजन्य से, हाँ वही, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये बात हो गई कंप्लीट, रिवीजन वीडियो को हम लोग कर देते हैं ऑफ। आइए जी, तो आज बच्चों हम लोग चैप्टर 2 में आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस वाला टॉपिक है जो हम लास्ट में कवर करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री को समझना था, इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंट एनालिसिस करना था, मार्केट एंड कस्टमर को समझना था और उसके बाद हमने कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी को समझना था, राइट। आज हम बच्चों अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट कर चुके हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर चुके हैं। आज हमारा टारगेट होगा कि हम वैल्यू चेन एनालिसिस को रिवाइज करें और वैल्यू क्रिएशन को रिवाइज करें और अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री को रिवाइज करें। अब सुनिए जरा ध्यान से, याद रखिएगा, इसके बाद बताऊंगा आपको एग्जाम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात, लेकिन पहले अभी आप सुन लो ध्यान से मेरी बातों को। वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है, बल्कि क्योंकि अब हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, तो हम लोग पता है शुरुआत कहां से करते हैं कि भाई साहब सबसे पहले तो हमें ये बता दो कि भाई वैल्यू क्या होती है। तो वैल्यू है बेसिकली वर्थ, वैल्यू है बेसिकली यूजफुलनेस, वैल्यू है बेसिकली यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस। एक प्रोडक्ट से आपको वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब आपको उसकी वर्थ जो है वो अच्छी लग रही है, वर्थ ज़्यादा लग रही है, आप उससे खुश हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आप उसे यूटिलाइज कर पाएंगे। यूटिलिटी आप कैसे देखते हैं बच्चों एक प्रोडक्ट की, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, डिजाइन, क्वालिटी, सेल्स एक्सपीरियंस एंड आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस, राइट। फिर से बोलता हूँ, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, वर्थ बोले तो यूजफुलनेस, और आप बोलना चाहते हैं तो यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, किसी भी वर्ड से आप लोग बुला सकते हैं। यूटिलिटी में स्पेसिफिकली हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, परफॉर्मेंस, डिजाइन, क्वालिटी, सेल्स एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल्स। बोल दो मेरे साथ, परफॉर्मेंस, डिजाइन, क्वालिटी, सेल्स एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल्स। एक बार और बोल दो बेटा, परफॉर्मेंस, डिजाइन, सेल्स, परफॉर्मेंस, डिजाइन, क्वालिटी, सेल्स और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस। चलो आ जाओ, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। वैल्यू चेन एनालिसिस में हम लोग एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ को जो हमारी वैल्यू चेन का पार्ट होती है। बल्कि वैल्यू चेन क्या होता है वो यहाँ से देख लेते हैं। इट इज़ चेन ऑफ एक्टिविटीज़, इट इज़ चेन ऑफ एक्टिविटीज़ दैट अ बिजनेस अंडरटेक फ्रॉम क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। चेन ऑफ एक्टिविटीज़ विच अ बिजनेस अंडरटेक फ्रॉम क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वैल्यू चेन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू चेन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एग्जामिन करते हैं ताकि हम लोग उनमें इंप्रूवमेंट
इंप्रूवमेंट कर पाएं। हमारी वैल्यू चेन में जो भी एक्टिविटीज़ है हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं ताकि हम लोग उनमें इंप्रूवमेंट कर पाएं। ओके, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। वैल्यू चेन क्या है? चेन ऑफ एक्टिविटीज जो बिजनेस करता है फ्रॉम क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस में हम अपनी वैल्यू चेन की एक्टिविटीज को एग्जामिन करते हैं ताकि हम उनमें इंप्रूवमेंट कर पाएं। आ जाइए, तो वैल्यू चेन एनालिसिस से हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन सही होता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है। ये बात याद रखिएगा। 2 बेसिक स्टेप हैं, सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो और फिर ये देखो कि हम उनसे क्या वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं और फिर उनको इंप्रूव करो। राइट, सारी एक्टिविटीज़ को आप आइडेंटिफाई करो और फिर देखो क्या वैल्यू ऐड कर पा रहे हो, फिर उनको इंप्रूव करो। वैल्यू चेन में एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सपोर्ट। प्राइमरी में 5 है, सपोर्ट में 4 है। पहले सबके नाम बोल दो। प्राइमरी में इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड तब होगा जब मार्केटिंग और सेल्स होगी और उसके बाद सर्विस देनी पड़ेगी। डन। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं बेटा, सपोर्ट में हमारे पास 4 एक्टिविटी आती हैं। कौन कौन सी? प्रोक्योरमेंट, इट इज नॉट इनबाउंड, इट इज प्रोक्योरमेंट। राइट। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एचआर और इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एचआर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 9 एक्टिविटीज तो हमें पता चल गई। अब प्राइमरी में इनबाउंड लॉजिस्टिक में क्या है? रिसीविंग द रॉ मटेरियल, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स, मटेरियल हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। दीज एक्टिविटीज फॉल अंडर द इनबाउंड लॉजिस्टिक। ऑपरेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू व्हाट? फाइनल प्रोडक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें मशीनिंग आती है, असेंबली आता है, पैकेजिंग आता है और क्वालिटी टेस्टिंग आती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। आ जाओ, बेसिकली ऑपरेशंस की। अच्छा, आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात करता हूं। इसमें अगेन फिर से कलेक्टिंग, दैट इज फिक्स्ड, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करना, वेयर हाउस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन। सर्विस में आईसी ने जबरदस्ती एक लाइन लिख दी थी, ब्रिंगिंग कस्टमर टू द सर्विस। बस इतना याद रख लीजिए, ब्रिंगिंग कस्टमर टू द सर्विस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ जाता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक में। अच्छा जी, देन मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो कस्टमर को अवेयर करवाना अबाउट दी प्रोडक्ट। इसमें क्या क्या आता है? सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोशन और सेलिंग। सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोशन जैसे कि एडवर्टाइजिंग और सेलिंग। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस के लिए अलग से एक लाइन लिखी हुई थी। पब्लिक सर्विस में ज़्यादा फोकस कहाँ पे रखते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन नेटवर्क पे। जैसे कि हमने कोई कैंपेन चलाया या कम्युनिटी आउटरीच किया। कम्युनिटी आउटरीच आप लोग समझते हैं, मैंने आपको समझाया था क्लास में कि आपने डिफरेंट गाँव में जाके वहाँ पे जाके जो है कम्युनिटी आउटरीच बनाया है एक पर्टिकुलर सर्विस को या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। अच्छा जी, देन सर्विस की बात करते हैं बच्चों हम लोग। सर्विस लास्ट पॉइंट है हमारा 5 मेन एक्टिविटीज़ में। सर्विस है वो एक्टिविटीज़ जो एनहांस करती हैं, मेंटेन करती हैं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे कि टीवी लिया तो इंस्टॉलेशन करने भी आते हैं, रिपेयर करने भी आते हैं, ट्रेनिंग भी आपको मिल सकती है किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, और अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। डन। बोलिए, आ जाओ। आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कि भाई रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से आएगा। ऑपरेशन, उसको हम लोग गाड़ी कैसे बनाने वाले हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, गाड़ियाँ कैसे फिर बनने के बाद कैसे स्टोर होंगी, कैसे जो है वो डीलर्स के पास तक पहुँचाई जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन मार्केटिंग एंड सेल्स, गाड़ियों के बारे में कैसे अवेयर करवाया जाएगा। और उसके बाद सर्विस, भाई गाड़ी बेच दी, उसके बाद गाड़ी को बेचने के बाद स्पेयर पार्ट्स या गाड़ी की सर्विसेज वगैरह जो है वो कैसे दी जाएंगी। आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट सपोर्ट एक्टिविटीज। सपोर्ट एक्टिविटी में क्या क्या है? प्रोक्योरमेंट के बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फिर आता है एचआर और फिर आता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। आ जाओ जरा, मेरी बात को जरा ध्यान सुनना बच्चों। प्रोक्योरमेंट में वो एक्टिविटी इन्वॉल्व होती हैं जिसमें हम लोग जो किससे डील करते हैं? एक्वायरिंग द रिसोर्सेज, नॉट द रिसोर्सेज। इनबाउंड लॉजिस्टिक में रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी रिलेटेड विद द एक्वायरिंग द रिसोर्सेज। ओके, नेगोशिएशंस, टेंडर्स, कोटेशंस, सोर्सिंग द बेस्ट रॉ मटेरियल सोर्स और गेटिंग द बेस्ट सप्लायर। आइए इधर देखिए, तो प्रोक्योरमेंट रेफर्स टू एक्टिविटी इन्वॉल्व इन एक्वायरिंग द रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ द रिसोर्स एंड रॉ मटेरियल फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस आर सोर्स्ड एंड हाउ सप्लायर्स आर फाउंड। आप कैसे जो है रिसोर्स और रॉ मटेरियल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लाने वाले हो, ढूंढने वाले हो, और कैसे आप सप्लायर्स को ढूंढोगे। राइट। इट इज नॉट अबाउट दी, याद रखिएगा, नॉट अबाउट द एक्चुअल रिसोर्स, क्योंकि अगर अबाउट द एक्चुअल रिसोर्स हो गया तो बेटा वो इनबाउंड है एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड टू इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एंड ऑपरेशन। डन। तो याद रखिए, प्रोक्योरमेंट इज नॉट अबाउट द एक्चुअल रिसोर्स बट रादर अबाउट द प्रोसेस एंड एक्टिविटी इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग दीज रिसोर्सेज। ओके, आइए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सिंपल सी बात है, जो भी सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, प्रोसीजर, टेक्निकल एक्सपर्टीज यूज हो रही है इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, वो आपकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में आ जाती है। प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, प्रोसेस से रिलेटेड हो सकती है, किसी पर्टिकुलर रिसोर्स से रिलेटेड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, नए तरह का रॉ मटेरियल डेवलप करना या फिनिश प्रोडक्ट में नई फीचर ऐड करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या है? जो भी सॉफ्टवेयर, इक्विपमेंट, हार्डवेयर, प्रोसीजर, टेक्निकल एक्सपर्टीज आप लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट,
वो है आपके लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, प्रोसेस से रिलेटेड हो सकती है और आपके पर्टिकुलर रिसोर्स से भी रिलेटेड हो सकती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट एरियाज, कवर्स ऑल द प्राइमरी एक्टिविटी। होता क्या क्या इसके अंदर? रिक्रूटमेंट, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स। रिक्रूट करना, मैनेज करना, ट्रेन करना, डेवलप करना, रिवॉर्ड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं? आपकी प्लानिंग से रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, क्वालिटी एश्योरेंस, ओवरऑल इन जनरल क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड। क्रूशल जनरल लाइन है, क्रूशल फॉर प्राइमरी एक्टिविटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो इंक्लूड्स व्हाट? कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद बच्चों वैल्यू क्रिएशन वाला टॉपिक पे आ जाते हैं जल्दी से। वैल्यू क्रिएशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू क्या होती है बेटा? वैल्यू होती है वर्थ या यूजफुलनेस, या फिर यहां से पकड़ सकते हो वैल्यू आपकी रिफ्लेक्ट करती है यूटिलिटी, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। फिर यूटिलिटी को आप हमेशा ऐसे बोला करो, यूटिलिटी में क्या क्या आएगा? आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, किंडल याद है? किंडल बैटरी बहुत चलती है, डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया, एकदम अर्गोनॉमिक है, आराम से हाथ में आ जाता है। उसके बाद बच्चों क्या आती है? क्वालिटी, बहुत प्रीमियम क्वालिटी लगती है। एंड देन सेल, एक दिन में आ गया था। आफ्टर सेल भगवान ना करे जरूरत पड़े, राइट? तो किंडल से आप इसको याद कर लीजिए जल्दी से। हाँ जी, फिर से ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या देखते हो बच्चों? परफॉर्मेंस, फिर आप देखते हो डिज़ाइन। एक बार दोबारा से बोलेंगे। सबसे पहले क्या देखते हो? परफॉर्मेंस, फिर आप क्या देखते हो? डिज़ाइन, फिर आप क्या देखते हो? क्वालिटी, फिर आप क्या देखते हो? सेल एक्सपीरियंस, और फिर आप क्या देखते हो? आफ्टर सेल एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? बेसिकली यूटिलिटी बनाती हैं। और ये यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस से आपको क्या मिलती है? वैल्यू मिलती है। अब वैल्यू क्रिएशन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू ऐड करते हैं, यानी यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट, सर्विस और ओवरऑल बिजनेस में। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। अच्छा जी, देन ये आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। ओके, देन एक प्रॉफिटेबल कंपनी, एक कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी? 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है बेसिकली। नंबर 1, जो भी वैल्यू प्लेस करता है कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे, यानी उसको कितनी यूटिलिटी, कितनी हैप्पीनेस, कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। वो प्रोडक्ट की सबसे पहले प्रोडक्ट के वो डिज़ाइन को, परफॉर्मेंस को, क्वालिटी को, सेल को और आफ्टर सेल को कैसे जो है वो देखता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या वैल्यू पुट कर रहा है। तो वैल्यू के बाद आपका सेल प्राइस और कॉस्ट, ये 3 चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल हो पाएगी। इज दैट क्लियर? बोलिए। अच्छा, देन इसके बाद बच्चों अगर मैं आपकी बुक में आता हूं 2 मिनट के लिए और बुक में आके आपको दिखाऊं कि वैल्यू क्रिएशन के नीचे 2 टॉपिक्स दे रखे थे बच्चों, ये मैंने आपको भी नहीं कराया है, ये बच्चों हम चैप्टर 3 के साथ कवर करेंगे। और ये टॉपिक भी मैंने अभी सुबह सुबह ही बुक एडिट करी है, उसको वैल्यू चेन एनालिसिस के साथ ही डाल दिया, क्योंकि है ही वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में। वैल्यू चेन एनालिसिस से क्या आप ओरिजिन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पता लगा सकते हैं, यानी किस चीज़ से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रही है? आंसर इज यस। वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने सीखा कि भाई ग्रुप को हम लोग अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ में बांट सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिससे हम लोग ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बेस्ट सोर्सेज क्या हैं। डन। आखिरी टॉपिक बच्चों जो आज हमने कवर किया था वो था मार्केट अट्रैक्टिवनेस, यानी अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे कुछ बातें बोलना चाहूँगा। देखिए, हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं इश्यूज जो इंडस्ट्री की इंटरेक्टिवनेस पे इंपैक्ट डालते हैं, जिससे स्ट्रैटेजिस्ट को हेल्प मिलेगी ये पता लगाने में कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है या पुअर प्रॉस्पेक्ट है जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलता हूँ, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं बेटा? हम लोग इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस पे फ़र्क डालते हैं, जिससे हमें पता चलेगा ये गुड है या पुअर है, और अल्टीमेटली ये हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले मैं बीच वाला सारा कंटेंट पढ़ूँ, नीचे से आपको पढ़ा देता हूँ जल्दी से। एज अ जनरल प्रोपोजिशन, एक इंडस्ट्री के ओवरऑल प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट्स अगर अबव एवरेज हैं तो हम बोलेंगे वो अट्रैक्टिव है, बिलो एवरेज हैं हम बोलेंगे वो अनअट्रैक्टिव है। जाते जाते बोलेंगे कि इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस कैसी होती है बेटा? रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती। कम ऑन, रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट नहीं होती, राइट? किसी को एक इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव लग सकती है, वही सेम इंडस्ट्री किसी और को क्या लग सकती है? अनअट्रैक्टिव भी लग सकती है। साथ में हो, बोल दो हाँ के ना, आ जाओ। देन उसके बाद इधर देखिए जरा ध्यान से, ये हैं वो फैक्टर्स जिस पे आप अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री डिसाइड करते हो। ग्रोथ कैसे होने वाली है, कंपटीशन जो करंट में चल रहा है। अब कंपटीशन को कैसे एनालाइज करना है, करेक्ट करा देता हूं। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल से तो आप कंपटीशन को एनालाइज करते हो। कंपटीशन जो अभी करंट चल रहा है वो प्रॉफिटेबिलिटी कमाने देगा या नहीं देगा। इंडस्ट्री की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ड्राइविंग फोर्सेस जो इंडस्ट्री के हैं उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी पे। ड्राइविंग फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? जिसकी वजह से इंडस्ट्री में फंडामेंटल चेंजेस आ जाते हैं, राइट? उसके बाद आपकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन अभी कैसी है? क्या आप लोगों के अपने राइवल्स की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो? क्या आप
ऐसे फैक्टर्स को डिफेंड कर सकते हो जो इंडस्ट्री को अनअट्रैक्टिव बना रही है। फॉर एग्जांपल हमने लॉ का एग्जांपल लिया था, हमने चेंज इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट की वजह से अगर आपकी इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव बन रही है तो क्या आपके पास ऐसे फैक्टर्स हैं कि आप उसे डिफेंड कर पाओ। देन उसके बाद हमारे पास सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम कितनी चल रही है इंडस्ट्री में ओवरऑल, एंड और साथ में एक हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कितना है इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेके। ये पॉइंट्स मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं, मैं यही पॉइंट्स दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने ये देखना है कि भाई इंडस्ट्री, हाँ जी, हमने ये देखना है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है या नहीं है। क्यों देखना है? क्योंकि भाई साहब हम लोग अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वो डिसीजन लेना चाहते हैं। अब किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सबसे पहले ग्रोथ पोटेंशियल, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? करंट कॉम्पिटिशन, फिर हम लोग देखते हैं कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी पे ड्राइविंग फोर्सेस का क्या इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है या पॉजिटिव इंपैक्ट है। ड्राइविंग फोर्सेस क्या होती हैं? जो फंडामेंटली डिसाइड करती है कि इंडस्ट्री कैसे चलेगी, कहाँ चलेगी, इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे, राइट। उसके बाद कॉम्पिटिटिव पोजीशन आपकी कैसी है, फिर दोनों पॉइंट उससे रिलेटेड हैं। क्या आप राइवल के वल्नरेबिलिटीज़ को कैपिटलाइज कर सकते हो? क्या आप इंडस्ट्री में जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उसको आप डिफेंड कर सकते हो, राइट। इंडस्ट्री का फ्यूचर के अंदर कितने रिस्क और अनसर्टेनिटी है, और सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स कितनी है, यानी इनकी जो प्रॉब्लम्स का इंपैक्ट है, वो जो प्रॉब्लम्स अभी आपको हो रही हैं इंडस्ट्री में, जो करंट प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सिवियरिटी क्या है, उनका इंपैक्ट कितना बड़ा है। दैट्स इट। ये थी बच्चों हमारी अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री वाली रिवीजन छोटी सी। और अब हम अगर अपने कोर्स में देखें तो हमारे पास बच्चों ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ओके, अब हम करेंगे मार्केट एंड कस्टमर की रिवीजन और फिर हम करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी की रिवीजन। ओके, ये नोट्स मैं आपको अभी दे रहा हूँ, प्लीज़ इनको अच्छे से एक बार अपनी मेहनत से अगर नोट डाउन करना चाहे कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको ज़्यादा टेंशन होगी नहीं, रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा। एक लास्ट पैराग्राफ रह गया था, वो भी जल्दी से बता देता हूँ। वैल्यू क्रिएशन बच्चों, ये बात याद रखना कि अल्टीमेटली वैल्यू क्रिएशन से होता क्या है? द परसीव्ड वर्थ ऑफन एक्सीड्स द प्राइस दैट अ बिजनेस चार्ज, राइट। द परसीव्ड वर्थ often exceeds the price that the business charge, and as a result consumers perceive, क्या करते हैं बच्चों? perceive वर्थ का मतलब क्या है? The consumer may perceive that they are getting more benefits or satisfaction compared to what they are actually paying for. Done? बोलिए। चलो जी, ये हो गई हमारी आज की रिवीजन। चलिए जी, तो आज की क्लास की बच्चों हम लोग करते हैं रिवीजन। आज हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया? आज के बच्चों हमारा टारगेट था कि हम लोग मार्केट एंड कस्टमर के बारे में जो है बातचीत करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के बारे में। तो मार्केट में सबसे पहले हम लोग मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मार्केटिंग और फिर कस्टमर। आ जाओ, सबसे पहले मार्केट के बारे में। सबसे आसान टॉपिक बच्चों, ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स और सर्विस एक्सचेंज की जाती है प्राइस के लिए। एक, फिजिकल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। दो, अदर कॉन्टेक्स्ट में भी मार्केट वर्ड को यूज किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में, और बिजनेस और इंडस्ट्री को डिफाइन करने के लिए। एक बार क्विकली दोबारा से, जहां पे गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज किए जाते हैं फॉर अ प्राइस, दैट इज मार्केट। फिजिकल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, और स्टॉक एक्सचेंज को भी हम मार्केट बुलाते हैं, या फिर हम लोग कस्टमर के ग्रुप को भी मार्केट बुलाते हैं, और साथ साथ में किसी बिजनेस और इंडस्ट्री को भी हम लोग मार्केट बुला सकते हैं। 47 सेकंड्स में 2 बार रिवाइज कर लिया हमने, 2 बार। आ जाओ फिर, बल्कि 47 में नहीं, शुरू में मैंने कुछ और भी बातें बोली थी। मार्केटिंग की बात करते हैं बच्चों, और याद रखिए आपको बहुत सारी नॉलेज हो सकती है, बट हम लोग नॉलेज ले रहे हैं एज पर द वन एंड ओनली वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसेस, ICAI के हिसाब से। तो वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस है बच्चों इसके अंदर। वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस होते हैं मार्केटिंग में, रिसर्च, डिजाइनिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन को आप ऐसे बोल देते हैं कि भाई मार्केटिंग में हम लोग एक्टिविटीज़ को 4 P's में कैटेगराइज कर देते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अगर आपने ध्यान दिया हो बच्चों, प्रोडक्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाला, राइट। आइए, देन आइडेंटिफाइंग, ये मार्केटिंग आपको किस में हेल्प करती है? आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड फुलफिलिंग देयर डिमांड्स, एंड गोल क्या होता है कि बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस दे पाएं। पिछली क्लास से रेट करना चाहते हो तो बेस्ट वैल्यू हम लोग जो है वो कस्टमर्स को दे पाएं। आइए एक बार और क्विक रिवाइज करते हैं। तो मार्केटिंग में वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस आते हैं: रिसर्च, डिजाइनिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कैटेगराइजेशन ऑफ एक्टिविटीज आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और ये 4 P's जो है हेल्प करते हैं आपको आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड सेटिस्फाइंग देयर डिमांड्स और फुलफिलिंग देयर डिमांड्स। गोल क्या है? डिलीवरिंग द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस। आ जाओ जी, कस्टमर कौन है? जो प्रोडक्ट और सर्विस बाय करता है, हमारी एंटिटी को रेवेन्यू देता है, इसलिए हमारे एग्जिस्टेंस के लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर से, कस्टमर कौन है? जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय करता है, रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, बिजनेस कॉम्पीट करते हैं कस्टमर्स के लिए, और उसके लिए बिजनेसेस क्या करते हैं? मार्केटिंग और प्राइसिंग को चेंज करते रहते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर प्रैक्टिकली सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं, लेकिन फिर भी एक थिन डिस्टिंक्शन इनके बीच में है। जैसे कि कंज्यूमर वो जो एंड यूजर है, कस्टमर एंड यूजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डन? बोलिए।
आ जाओ जी। देन बिजनेस की बात करते हैं बच्चों। बिजनेस क्या करता है? बिजनेस रूटीनली रिसर्च करता है ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर कंज्यूमर और फाइन ट्यून करता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और अपनी इन्वेंट्री लेवल्स को अपने कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। जो फैशन में होगा वो प्रोडक्ट रखेंगे, जो फैशन में नहीं होगा वो प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अपने इन्वेंट्री लेवल्स को एडजस्ट करता है। फिर हम लोग कस्टमर्स को फ्रीक्वेंटली कैटेगराइज करते हैं उनके डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे, जैसे कि एज क्या है, इनकम लेवल क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए दोबारा से एक बार, कस्टमर जो प्रोडक्ट और सर्विस बाय करता है, रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है। प्रोडक्ट और सर्विस बाय करता है, रेवेन्यू प्रोवाइड करता है, एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है। बिजनेस जो है compete करते हैं कस्टमर के लिए, मार्केटिंग और प्राइसिंग में चेंज करते रहते हैं। कस्टमर कंज्यूमर प्रैक्टिकली सिनोनिम है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन थिन डिफरेंस है, कंज्यूमर एंड यूजर होता है। बिजनेस रूटीनली रिसर्च करते हैं प्रोफाइल ऑफ द कस्टमर पे, जिससे उन्हें फाइन ट्यून करने का मौका मिलता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, और एडजस्ट करने का मौका मिलता है अपनी इन्वेंट्री लेवल्स को। फ्रीक्वेंटली हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कस्टमर को डेमोग्राफिक के बेसिस पे, जैसे कि एज, इनकम, एजुकेशन लेवल एटसेट्रा। आ जाओ जी। फिर हमारे पास बच्चों एक टॉपिक आता है कस्टमर एनालिसिस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ के मत जाइएगा। तो ये एसेंशियल कंपोनेंट है स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान का। 3 स्टेप हैं, कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, उनकी वांट्स को देखो, और फिर प्रोडक्ट्स बनाओ कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। एसेंशियल है स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लानिंग के लिए। 3 मोटे मोटे स्टेप्स हैं कि आप लोग सबसे पहले कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करें, फिर आप लोग जो है नीड आइडेंटिफाई करने के बाद सबसे पहले आप टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करें, फिर उनकी वांट आइडेंटिफाई करें, और फिर प्रोडक्ट और सर्विस बना के उनकी नीड को सेटिस्फाई करें। लीजिए क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर, सर्वे, कंज्यूमर डेटा रिपोर्ट, मार्केट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। याद रखिए सब हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आईसीए ने सिर्फ एक लाइन लिख के दी है बेटा। आपसे पूछा जाएगा कस्टमर एनालिसिस क्या होता है, आप पूरा ही आंसर लिख के आ जाएंगे, बिंदास पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। जो मैंने एग्जांपल्स क्लास में दिए थे वो कोट करने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिए क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। सर्वे, कंज्यूमर डेटा, मार्केट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। एक बार आपके रेडी रेफरेंस के लिए बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, कि कस्टमर हमें कैसे रिसीव करता है, हमारी मार्केट हमारे को एज अ सेलर वो कैसे रिसीव करता है, आपकी मार्केट में पोजीशनिंग क्या है, राइट। फिर कस्टमर प्रोफाइल एंड सिलेक्शन द बेस्ट मार्केटिंग सेगमेंटेशन। जैसे मैंने आपको गारमेंट का एग्जांपल दिया था कि कैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को क्या कर रखा है, सेगमेंट्स में बांट रखा है। आइए एक बार बच्चों दोबारा इन पॉइंट्स को कवर करेंगे मेरे साथ एवरीवन। कोई मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है, 4-5 बार बोलेंगे, ये रिवीजन वीडियो देखेंगे, याद हो जाएगा। हेडिंग्स लिख के भी देख लीजिएगा। तो एक बार दोबारा से बोलता हूँ बच्चों आपके लिए कि कस्टमर एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, सर्वे करवाते हैं, फिर कंज्यूमर डेटा, हमारी पोजीशनिंग, हमारी पोजीशनिंग, कस्टमर प्रोफाइल, एंड फाइनली हम लोग क्या करते हैं, सेगमेंटेशन। बोलिए क्या करते हैं, सेगमेंटेशन। डन। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए डेटा कहाँ से मिल सकता है, बायर से, सेलर से, क्रेडिटर से, बैंक से और डिफरेंट अथॉरिटी से भी आपको अपने कंज्यूमर से रिलेटेड डेटा जो है वो मिल सकता है। आ जाइए। देन इसके बाद बच्चों एक टॉपिक है जो हमने डायरेक्टली बुक से कवर किया था, और वो कौन सा टॉपिक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि भाई साहब कस्टमर का बिहेवियर जो है वो कैसे काम करता है। आ जाओ मेरे साथ। कस्टमर बिहेवियर ये रहा, ये लो जी। कस्टमर बिहेवियर पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, हाउ दे परचेज, फ्रीक्वेंसी क्या है, बाइंग पैटर्न्स क्या है, प्रेफरेंस क्या है, और वो आपकी मार्केटिंग को कैसे देखते हैं। फिर से कस्टमर बिहेवियर में हम लोग ये जानना चाहते हैं हाउ दे परचेज, उनकी फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट प्रेफरेंस, और साथ साथ में परसेप्शन जो है आपका लेके उनके मन में क्या है। अगर आप ये सब चीज़ें पता लगा लेते हैं, आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब आप अच्छे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला सकते हैं उनकी नीड्स को मीट करने के लिए और कस्टमर को रिटेन करने के लिए। एक बार इंट्रोडक्शन दोबारा से दूंगा, कस्टमर कैसे जो है बाय करता है आपके प्रोडक्ट, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रोडक्ट प्रेफरेंस क्या है, और आपको लेके उनकी परसेप्शन क्या है, राइट। कैसे बाय करता है, फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रेफरेंस क्या है, आपको लेके उनकी परसेप्शन क्या है। ये सब कर लोगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा तो आप लोग क्या कर पाएंगे, आप इफेक्टिव मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला के उनकी नीड्स को मीट कर पाएंगे और उनको अच्छे से आप लोग रिपीट सेल्स भी कर पाएंगे। आ जाइए। देन कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, 3 है वैसे तो, एक्सटर्नल, इंटरनल, डिसीजन मेकिंग, राइट। एक्सटर्नल की बात करूं बच्चों तो हमने काफी डिस्कशन किया था इसके ऊपर, मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाए थे। एडवर्टीजमेंट, पीयर रिकमेंडेशन, सोशल नॉर्म्स, जैसे गोल्ड का एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे, इवन हमने सेलिब्रिटीज का भी एग्जांपल लिया था हमने यहाँ पे। कम ऑन, आ जाइए। तो एडवर्टीजमेंट, पीयर रिकमेंडेशन, सोशल नॉर्म्स, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस पे। हाँ जी, साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस पे, राइट। फिर हमने कंपनीज मार्केटिंग एफर्ट भी देखा था, एप्पल का एग्जांपल लिया था, याद है आपको। एप्पल अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करता है, उसका भी एक डायरेक्ट इंपैक्ट आता है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे,
राइट। अगर आप एक मिनिमलिस्ट हैं और एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को मिनिमलिस्ट बना के ही बेचने की कोशिश कर रही है और एक्चुअली में वो मिनिमलिस्ट प्रोडक्ट बना रही है, तो आपके उस पर, आपके डिसीजन पर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो आने वाला है। न्यूमरस इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स, यहाँ पे मैंने सोशल सेलिब्रिटीज़ की बात करी थी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बात करी थी, जुबान केसरी की बात करी थी। आइए बच्चों, तो फिर से एक बार देखेंगे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में क्या क्या आता है। एडवर्टीजमेंट, पीयर रिकमेंडेशन, सोशल नॉर्म्स, ये डायरेक्ट इंपैक्ट जाते हैं साइकोलॉजिकल और इंटरनल प्रोसेस पे। और याद रखिए बच्चों, इसमें आपने ये भी देखना है क्या कि भाई कंपनी के मार्केटिंग एफर्ट्स कैसे हैं, और न्यूमरस इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स को भी आपने कंसिडर करना है। इंटरनल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो कस्टमर के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, डिसीजन मेकिंग पे इंपैक्ट डालते हैं। हमने यहाँ पे मोटिवेशन और एटीट्यूड का डिस्कशन किया था, मर्सिडीज गाड़ी लेनी है इसका डिस्कशन किया था। डन। तो मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स आपके इंटरनल इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। देन डिसीजन मेकिंग, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, एक रैशनल कंज्यूमर जो है इंफॉर्मेशन लाएगा, प्रॉज एंड कॉन्स देखेगा, अपनी प्रायर नॉलेज के साथ इसको मिलाएगा और डिसीजन लेगा। इन्फॉर्मेशन लाएगा, प्रॉज एंड कॉन्स देखेगा, अपनी प्रायर नॉलेज के साथ इसको इंटीग्रेट करेगा और डिसीजन लेगा। स्टेप्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है कि कोई अनफुलफिल्ड वांट या अनफुलफिल्ड नीड है या नहीं। फिर वो डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स के लिए सर्च करता है और उनकी एक लिस्ट बना लेता है। साथ रहना बच्चों, सुनते रहो मुझे। वो एक डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट बना लेता है। फिर हर डिजायरेबल ऑल्टरनेटिव पे बच्चों वो क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और फिर वो एक फाइनल चॉइस लेता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे चीज़ बाय करनी है या नहीं। राइट। ये वाला जो प्रोसेस है आप अगर देखें तो गाड़ियों के लिए, फ्रिज के लिए, टीवीज़ के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, या जो आप बड़ी परचेजेस कर रहे हो तो ज़्यादा रेलेवेंट है। बट कैजुअल परचेजेस जैसे कि यार आइसक्रीम का फ्लेवर कौन सा लेना है, शायद वहाँ पे आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर ना करते हो। मान लो आप नेचुरल्स पे गए तो आप ऐसे थोड़ा ना बोलोगे ऑरेंज पिस्ताचियो में क्या क्या होता है, लिस्ट बना लो। फिर उसके बाद जो उनकी आजकल नई स्ट्रॉबेरी संडे आ रखी है उसकी लिस्ट बना लो और फिर देखो ओ हो अब मैं इसे एक्सेल में डालूंगा, फिर मैं AI की मदद लूंगा, मशीन लर्निंग की मदद लूंगा और फिर मैं बोलूंगा कि ओके दिस इज़ माई डिसीजन, आज मैं दोनों में से कुछ भी नहीं खाऊंगा क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा ठंडी है और सर्दी हो रखी है। ठीक है, ओके कम ऑन। देन हाँ, इतने में आइसक्रीम पिघल चुकी है और इधर मानसी कह रही है टेंडर कोकोनट इज बेस्ट, बस बात खत्म। लक्ष्य कह रहा है नेचुरल का बजट ही नहीं है हमारे पास। एनीवेज, फिर आते हैं बच्चों पोस्ट डिसीजन प्रोसेस पे। पोस्ट डिसीजन प्रोसेस पे कंज्यूमर हमेशा देखता है, आप भी बच्चों ऐसे ही करते हो, आपने भी क्लासेस लिए तो आप बैठ के जरूर सोचते होंगे भाई सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है मामला। राइट। तो पोस्ट परचेज कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को इवैल्यूएट करते हैं और अगर हैप्पी कस्टमर है तो आपसे रीपरचेज करेगा। जैसे अगर आप मुझसे CA इंटर ऑडिट में खुश हैं तो फाइनल में भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़रूर आएंगे। देखो साथ साथ में मैंने प्रमोशन भी कर दिया बेटा। ठीक है। एंड अगर आप डिससेटिस्फाइड, अगर आप मुझसे खुश नहीं है तो आप डेफिनेटली फाइनल में मुझे कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। राइट। जैसे कि मैं बच्चों अगर बताऊँ, अगर मैं एप्पल से खुश हूँ तो मैं एप्पल से जो है वो बार बार प्रोडक्ट्स बाय करता रहूँगा। मैं सैमसंग से खुश नहीं हूँ तो मैं उससे कभी भी दोबारा प्रोडक्ट जो है वो बाय नहीं करूँगा। एज सिंपल एज दैट। राइट। तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा का पूरा कस्टमर वाला पार्ट और मार्केट वाला पार्ट रिवाइज 10 मिनट के अंदर अंदर। डन, बोल दो। ओके गाइस, तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल के आपको देती है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले बात करूं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की, तो हमने बच्चों बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे जो है नोट्स बनाए हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में सबसे पहले डिस्कशन हुआ था कॉम्पिटिशन पे। कॉम्पिटिशन दो बार रिपीट करूंगा। कॉम्पिटिशन क्या है? कॉम्पिटिशन है फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस सिस्टम। एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स। तो कॉम्पिटिशन इज फंडामेंटल, यानी कि फंडामेंटल फीचर है हर इकोनॉमिक सिस्टम और बिजनेस के अंदर। बिजनेस कॉम्पीट करते हैं दो चीजों के लिए, रिसोर्स और कस्टमर। बिजनेस कॉम्पीट करते हैं दो चीजों के लिए, कम ऑन टेल मी, रिसोर्स एंड कस्टमर। अच्छा जी। एंड कंपटीशन से क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड गुड्स जो है वो अच्छी हो जाती है। हाँ जी, कंपटीशन से क्वालिटी ऑफ सर्विस और गुड्स जो है वो अच्छी हो जाती है। यानी हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी? द कस्टमर इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द कंपटीशन। आइए फिर से कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी वाला टॉपिक है। कंपटीशन का एक छोटा सा बच्चों सब टॉपिक है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड बिजनेस। बिजनेस कॉम्पीट फॉर रिसोर्सेज एंड कस्टमर एंड एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड गुड्स। आइए नाउ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी की बात करें तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? डे 1 से पढ़ लिया था, आउट परफॉर्मिंग योर कॉम्पिटिटर। राइट। एंड व्हेन यू आउट परफॉर्म योर कॉम्पिटिटर यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन। ओके, फिर से कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी क्या है? क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यू विल बी मोर प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन। एंड हाउ टू एनालाइज द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी? क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन पाई? क्या वो प्रोटेक्ट हो पाई? क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन पाई? क्या वो प्रोटेक्ट हो पाई? जियो का एग्जांपल याद रखें, जियो ने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाई भी और उसे प्रोटेक्ट भी कर लिया। डन। अमूल का एग्जांपल भी लिया था हमने। अमूल का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और वो उसे प्रोटेक्ट भी करता है, ईयर ऑन ईयर उसको इंप्रूव भी करता रहता है। डन, बोल दो हाँ कहना, आ जाओ जी।
देन कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी हो गया, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी में हमारा कॉम्पिटिशन हो गया, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी हो गया, और अब आते बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, 5 स्टार टॉपिक है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में हम क्या करते हैं? वी आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, इट रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। Okay, we identify and understand the competitor, it require application of competitive intelligence, helps in उनकी strength और weakness, choosing the strategy and building competitive advantage, assessing the strength and weakness of the competitor, choosing the right strategy and building a competitive advantage. easy आइए जी। देन स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, पहले बिना देखे बोल दो कितने स्टेप्स थे, जल्दी बोलो कितने स्टेप्स थे? 5। पहले उनको जानो, आइडेंटिफाई, फिर उनको पहचानो, अंडरस्टैंड, फिर उनकी स्ट्रेंथ्स, फिर उनकी वीकनेस, एंड देन पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। कोई मेमोरी टेक्निक नहीं, कुछ इधर उधर की बातें नहीं, सीधा टू द पॉइंट बच्चों। पहले उनको जानो, फिर उनको पहचानो, फिर उनकी स्ट्रेंथ, फिर उनकी वीकनेस, और फिर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ले आओ। इजी आइए। ऐसे तो बच्चों रिवीजन हम करेंगे नहीं, हम तो जाएंगे भाई साहब डिटेल में। आ जाओ जी। तो स्टेप्स हमारे पास ये रहे, पहले उनको जानो, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, फिर उनको पहचानो, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, फिर उनकी स्ट्रेंथ जानो, उनकी वीकनेस जानो, सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ रखो। और बच्चों इसके साथ ना एक वर्ड और जोड़ लो ताकि याद रहे, फॉर्म इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस याद है? इन्फ्रेंसेस, कॉन्क्लूजन्स। आ जाओ। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना। हम लोग उनके मार्केट शेयर जानते हैं और हम लोग पता लगाते हैं हु आर द कॉम्पिटिटर। दूसरा स्टेप है उनको अंडरस्टैंड करना कि भाई उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या हैं। ये हमें रिपोर्ट से, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, इंडस्ट्री रिपोर्ट वगैरह से पता चलता है। जान लिया, पहचान लिया प्रोडक्ट और सर्विसेज को, फिर उनकी स्ट्रेंथ्स देखो, फाइनेंशियल पोजीशन, जियो, कॉस्ट एंड प्राइस एडवांटेज, अगेन रिलायंस, नेक्स्ट मूव, जेनरिक पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, HUL, अमूल एटसेट्रा, एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, राइट। तो आपने देखना उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कॉस्ट एंड प्राइस का कोई एडवांटेज चल रहा है, नेक्स्ट मूव वो क्या लेने वाले हैं, साथ साथ में उनका नेटवर्क कैसा है और ह्यूमन रिसोर्स कैसी है। फिर उनकी वीकनेस कैसे पता चलेगी? कंज्यूमर रिपोर्ट से, मीडिया रिपोर्ट से। बेसिकली आप लोग देखना चाहते हैं वेयर आर दे, कम ऑन, वेयर आर दे लैकिंग। ओके, देन उसके बाद पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, और बच्चों इसमें कीवर्ड है ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस किस बात पे? वो क्या ऑफर नहीं कर रहे, गैप क्या है, और कौन से एरियाज में हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वो क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं, गैप क्या है, और हम कौन से एरिया में अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट। तो उसी का बच्चों दूसरा आंसर भी लिखा हुआ है कि भाई बिजनेस इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करेगा, इंप्रूवमेंट क्या करनी है, हम लोग वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये इसी को इन अदर वर्ड्स करके लिखा हुआ है। डन। हाँ जी, वो क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं, गैप क्या है, और हम अब कौन से एरियाज को हमें स्ट्रेंथन कर लेना चाहिए। चलिए, मेरे हिसाब से एनी वन पार्ट इज एनफ बच्चों, ज़्यादा आपको अपने ऊपर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की फैक्टर्स फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। इन्हें बच्चों की सक्सेस फैक्टर भी बुलाया जाता है। की सक्सेस फैक्टर का इंट्रोडक्शन आप ऐसे लिखे, की सक्सेस फैक्टर वो फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, जो बेटा डिटरमाइन करते हैं एक इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट की एबिलिटी टू प्रॉस्पर। मेरे साथ, जो डिटरमाइन करते हैं एक इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट की एबिलिटी टू प्रॉस्पर। एक बार बोल दो, जो डिटरमाइन करते हैं एक इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट की एबिलिटी टू प्रॉस्पर, कॉम्पिटिटिव सक्सेस और फेलियर, प्रॉफिट और लॉसेस। डन। तो एबिलिटी टू प्रॉस्पर तक लिख लिया, उसके बाद तो हमें पता है यही कॉम्पिटिटिव सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस बनते हैं, और यही प्रॉफिट और लॉस का भी डिफरेंस बनते हैं। ओके, इसको हमने चार्ट से कवर किया था। आ जाओ चार्ट में ले चलता हूं आपको। मीनिंग क्लियर है, यही तीनों लाइनें बता दी मैंने आपको। फिर इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, अगर इनको मिसडायग्नोस कर लिया तो स्ट्रैटेजी क्या बन जाएगी, मिसडायरेक्टेड। नैनों में बसियां जैसे नैन ये मेरे, कम ऑन, याद है ना भाई साहब। अगर मिसडायग्नोस कर लिया तो डायरेक्ट स्ट्रैटेजी कैसी बन जाएगी, मिसडायरेक्टेड। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इनको ढंग से डायग्नोस किया तो यू विल गेट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि आपने अब KSF में क्या कर लिया है, एक्सेल कर लिया है। ओके, बोलिए। अच्छा जी, देन डायनेमिक्स की बात करते बच्चों कि सक्सेस फैक्टर क्या हमेशा स्टैटिक रहते हैं? नहीं, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं और टाइम टू टाइम भी वेरी करते रहते हैं। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं और टाइम टू टाइम भी वेरी करते रहते हैं। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। रेयरली ही होगा कि एक इंडस्ट्री में 3-4 से ज्यादा की सक्सेस फैक्टर हैं, और उन 3-4 में भी बच्चों सिर्फ 1-2 ही हैं जो आउटरैंक करते हैं अदर्स को इंपॉर्टेंस में। यानी जनरली स्पीकिंग एक इंडस्ट्री में कितने KSF हो सकते हैं, 3 से 4, राइट। और उस 3 से 4 में भी 1 या 2 ही होंगे जो आउट रैंक करते हैं, यानी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए। इज दैट क्लियर? बोलिए। आ जाइए, आखिरी टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिफाइंग KSF आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है, 3 सवाल पूछने हैं। बेसिस,
रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी एंड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लेके। बेसिस, कस्टमर किस बेसिस पे कॉम्पीटिंग ब्रांड्स और सेलर्स में से सिलेक्शन करता है। कस्टमर किस बेसिस पे कॉम्पीटिंग ब्रांड और सेलर में से सिलेक्शन करता है। क्या प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, क्या प्रोडक्ट के फीचर्स जो है क्रूशल है। फोन में कैमरा क्रूशल है, कम ऑन, फोन में कैमरा क्रूशल है। मैं कैमरे की इंपॉर्टेंस ऐसे ही बता सकता हूं बेटा, फोन में फ्रंट फेसिंग कैमरा भी क्रूशल है। अगर किसी ने बोला सर बैक फेसिंग कैमरा ही डाला है, तो भी क्या बच्चों उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है क्या? आंसर इज यस, उसकी सक्सेस और फेलियर पे इंपैक्ट आ सकता है। तो नंबर 1, कस्टमर किस बेसिस पे चूज करता है, क्या प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स क्रूशल है। नंबर 2, अब हमें क्या रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज चाहिए कॉम्पिटिटिवली सक्सेसफुल बनने के लिए। ह्यूमन कैपिटल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट सर्विस एटसेट्रा। हमें क्या रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज चाहिए। तीसरा, व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइसिंग की बात करी थी। प्राइसिंग बच्चों लॉन्ग टर्म में आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दे सकता है, राइट? तो आपने ये भी देखना है कि व्हाट डज इट टेक फॉर सेलर टू अचीव द सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, समथिंग दैट कैन बी सस्टेन फॉर लॉन्ग टर्म। कोचिंग में आपको एक बात बताऊं, ट्रस्ट, बोलो हाँ के ना, कैन गिव यू लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और जो मैंने बोला था टीचर्स एटीट्यूड, बोल दो हाँ के ना। ओके, तो याद रखिए बच्चों ये 3 क्वेश्चन, बेसिस, किस बेसिस पे हम लोग सेलर्स के बीच में चूज करते हैं। नंबर 2, रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी। रिसोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटीज मतलब हमें क्या रिसोर्सेज और कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए। नंबर 3, क्या हम इससे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना पाएंगे। ये 3 क्वेश्चन पूछिए और अपना KSF जान लीजिए। जी हाँ भाई और बहनों, डन, बोलो हाँ के ना। चलिए जी, ओके, यहां पे आके होती है हमारी कक्षा समाप्त। डन, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। चलिए जी, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस को खत्म करने का जो है समय आ गया है। आ जाओ, सबसे पहले स्ट्रैटेजिक एनालिसिस है क्या? एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वाई? ताकि हम लोग स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेट कर पाएं। अगर नहीं करेंगे एनालिसिस तो स्ट्रैटेजी हमारी गलत बनेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगी। स्ट्रैटेजी हमारी गलत बनेगी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगी। कंसीडरेशन इन माइंड, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है स्ट्रैटेजी बनाते समय। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है स्ट्रैटेजी बनाते समय। नंबर 1, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन और कंपनी की खुद की अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज एटसेट्रा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज एटसेट्रा, राइट? तो कितना आसान हो गया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड में रिवाइज। मीनिंग एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इंटरनल एनवायरमेंट, इंटरनल रिसोर्सेज भी आप बोल सकते हैं। वाई? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट हो पाए, अदरवाइज रॉन्ग स्ट्रैटेजी, नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है? इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और कंपनी की खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, मार्केट पोजीशन एटसेट्रा। यहाँ पे गलती से कंपनी की ओन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट मत बोल देना, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट होता है। आ जाओ, देन मैटर्स टू बी कंसिडर्ड, 3 मैटर्स हैं। स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद आ गया बैलेंस, फिर आ गया रिस्क। स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब है? आपको ध्यान रखना है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते समय कि भैया स्ट्रैटेजी जो है इज अ रिजल्ट ऑफ द स्मॉल डिसीजन टेकन ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, राइट? इस पर एक्सपीरियंस का इंपैक्ट आता है, इसको कॉन्स्टेंट रिव्यू और रिव्यू हमें जो है वो करते रहना चाहिए, राइट? तो स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन्फ्लुएंस बाय एक्सपीरियंस, नीड कॉन्स्टेंट रिव्यू एंड रिवीजन। बैलेंस बच्चों, बैलेंस में याद रखें स्ट्रैटेजी में, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में आपको एक चीज़ ज़रूर देखनी है कि यू नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन इंटरनल पोटेंशियल एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी। दिस बैलेंस मस्ट बी वर्केबल बैलेंस, डोंट ट्राई टू मेक अ परफेक्ट बैलेंस। एंड मैनेजर्स को क्या करना है जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे मस्ट बैलेंस अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लुएंस एंड कॉन्स्टेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, इन्फ्लुएंस और कॉन्स्टेंट होते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं उनको बैलेंस करके चलना है, मैनेज करके चलना है। आइए, रिस्क क्या है? हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे पोटेंशियल इम्बैलेंसेस को। यहाँ पे भी एग्जांपल आपको जल्दी से बता देता हूँ। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल दिए थे। एक हो सकता है कि आपका सप्लायर, आप एक सप्लायर पे डिपेंडेंट है, वो डिसरप्ट होने वाला हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। मैंने गलती सब मिटा तो नहीं दिया, नहीं, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे क्लास लेते समय, मैं आपको वो सारे के सारे एग्जांपल्स यहाँ पे बता देता हूँ। एक एग्जांपल था कि भाई साहब आप लोग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हैं लेकिन मार्केटिंग में बहुत कम है। और साथ में एक एग्जांपल था कि कस्टमर प्रेफरेंस में जो है वो क्या हो सकती है, अचानक से बहुत बड़ा जो है वो चेंज आ सकता है। तो आपको सबसे पहले इन पोटेंशियल इम्बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने इनके कॉन्सिक्वेंस को असेस करना है, और फिर आपने एक बात और करनी है कि आपने ध्यान रखना है कि भाई ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हुआ है या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एग्जाम्पल आपके इंटरनल फैक्टर में आ जाएगा। चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपके एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जो है वो आ जाएगा।
चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस, ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आ जाएगा, राइट। तो रिस्क वाले पॉइंट में आपने सबसे पहले पोटेंशियल इम्बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को असेस करना है, और फिर आपने देखना है कि भाई जो पोटेंशियल इम्बैलेंसेस है ये या तो इंटरनल फैक्टर की वजह से होंगे या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हुए होंगे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि भाई साहब रिस्क जो है वो कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, बल्कि पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल। एक्सटर्नल फिर दो तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म कब होता है, जब आप लोग इन्वायरमेंट को मिस डायग्नोस कर लेते हैं, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक टेम्परेरी सर्च को लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ लिया, एक टेम्परेरी सर्च को लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ लिया और उसके हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो दिस इज एन एक्सटर्नल रिस्क, राइट। और वो कौन सा वाला है, ये एक्सटर्नल है, शॉर्ट टर्म वाला। एक बात और याद रखिएगा, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल रिस्क का मतलब क्या है, आपकी स्ट्रेटजी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में मिसमैच है, आपकी स्ट्रेटजी और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में मिसमैच है, यानी वो मैच नहीं हो पा रही हैं। जैसे फिर से अगर मैं आप शॉर्ट टर्म में इन्वायरमेंट को मिसरीड कर लें तो आप जो है ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जिससे आपकी गलत इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हो सकती हैं। आइए, तो एक्सटर्नल रिस्क स्ट्रैटेजी और एनवायरनमेंट के बीच में मिसमैच है, ये क्यों हो रहा है, फिर से इनकंसिस्टेंसी बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड फोर्सेज इन द एनवायरनमेंट। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, टेम्परेरी सर्च को लॉन्ग टर्म ट्रेंड समझ लिया। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इन्वायरमेंट में बदलाव की वजह से आपकी स्ट्रैटेजी जो है हो सकता है ऑब्सोलीट हो जाए। आप फॉसिल फ्यूल करे जा रहे थे, दुनिया जो है वो इलेक्ट्रिक पे चली गई या फिर और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे चली गई। अच्छा जी, फिर बात करते हैं इंटरनल रिस्क की। इंटरनल रिस्क किस लिए होता है, जब आपकी स्ट्रैटेजी और आपके इंटरनल फोर्सेस के बीच में इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल रिस्क। ये भी दो तरह का हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कि भाई साहब स्टार्टअप, आपका एक स्टार्टअप है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है, दिस इज मिसमैच ऑफ योर स्ट्रैटेजी एंड योर इंटरनल रिसोर्सेज, ओके, इन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की अगर बात करूं तो भाई साहब आपके कल्चर में चेंज आ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी इंटरनल प्रेफरेंसेज, इंटरनल रिसोर्सेज, इंटरनल थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रहा है, ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म, राइट, ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म इंटरनल रिस्क। आ जाओ जी, देन इसके बाद आप लोग 2 मिनट के लिए इस बुक पे आ सकते हैं मेरे साथ, जो मैंने आपको क्लास वाली बुक दी है, और यहाँ पे बच्चों आप चार्ट देख सकते हैं कि कितने तरह के एनालिसिस करने एक बिजनेस को, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल में कस्टमर का, इंडस्ट्री का, कॉम्पिटिटर का, ऐसे बोल लीजिए कस्टमर का, कॉम्पिटिटर का, मार्केट का और एनवायरनमेंट का, कस्टमर का, कॉम्पिटिटर का, मार्केट का और एनवायरनमेंट का, CCME, कम ऑन, CCME। इनको जब आप कर लेंगे एनालाइज तो आपको मिलेंगे अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ट्रेंड एंड स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ट्रेंड एंड स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से देखिए, इंटरनल में परफॉर्मेंस और डिटर्मिनेंट्स का जो है आपने एनालिसिस करना है। जब इनका एनालिसिस कर लेंगे परफॉर्मेंस और डिटर्मिनेंट्स का, तो आपको पता चलेंगे अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्रॉब्लम, कॉन्स्ट्रेंट एंड अनसर्टेनिटीज। ये सब करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आपने एक बार एक्सटर्नल और इंटरनल एनालिसिस कर लिया, CCME यानी कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केट और एनवायरमेंट, और साथ में इंटरनल में आप लोगों ने कर लिया परफॉर्मेंस एनालिसिस और डिटर्मिनेंट एनालिसिस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना है, उसमें से एक स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करनी है और आपने इंप्लीमेंट कर देना है क्या, ऑपरेटिंग प्लान। डन, लीजिए, और लास्ट में रिव्यू करते रहिएगा स्ट्रैटेजी को। चलिए जी, ऑल द बेस्ट। ठहरो, बीच में इसलिए आया हूं आपको बताने के लिए, एक सुपर लिंक बना दिया आपके लिए, उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसी लिंक के थ्रू आपको जितने भी May 24 के इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट करें और एंजॉय करें। इवन अगर आने वाले एग्जाम्स के लिए भी वीडियो रिलेवेंट रहेगी तो सबके लिंक हम उसी फाइल के अंदर जो है वो लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा। edu91.org पे क्लासेस अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, और mocktestpapers.com पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। किसी भी अटेम्प्ट के लिए आप लोग चेक करना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को।